हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरे में से 2023 का बच्चा पेपर हो चुका है नीट का। और बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया कि सर आपने जो पिछले साल ऑडियो लेक्चर बनाया था वो काफी बेनिफिट रहा। हाँ, कि सर हम लास्ट टाइम में उसका रिवीजन करने के लिए, क्योंकि रिवीजन में ये काफी हेल्पफुल रहा। लेकिन मैंने बच्चा पिछले साल सारे चैप्टर्स नहीं बनाए थे। तो इस बार मैं कोशिश करूंगा बच्चा 2024 सेशन के लिए जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बच्चे एक नया सीरीज बनाए और सारा चैप्टर थोड़ा मॉडिफाई करें, थोड़ी उसमें कुछ नई चीजें ऐड करें। तो मैं कोशिश करूंगा बच्चा कि इस साल आपको पूरा 2024 के लिए एक पूरा लेक्चर सीरीज ऑडियो के फॉर्म में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वीडियो में बनाए, बच्चे वीडियो में टाइम लगता है। तो जो चैप्टर आप आधे घंटे में रिवाइज कर सकते थे बच्चे, उसमें हो सकता है 2 घंटा लग जाए। तो आपको तो ऑलरेडी पेपर तो मालूम है एनसीईआरटी बेस्ड है, पेपर आपको अच्छे से आता भी है, एनसीईआरटी आपको अच्छे से आता है। तो बस आपको रिवीजन ही तो करना है। मेरा मेन मोटिव बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं, हम रिवाइज करें 1 घंटे में बच्चा, क्विक रिवीजन करें जिससे हमें पूरा थ्रू आउट वो चैप्टर समझ में आ जाए ना। तो हमारा यही कोशिश होगा कि हम ऑडियो लेक्चर सीरीज करेंगे। और ये जल्दी सा चैप्टर बच्चा, कोई भी चैप्टर 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मैं हमेशा यही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज हमने बच्चा चैप्टर रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि बच्चे का ये डिमांड था सर हमें ना ये चैप्टर का ऑडियो नहीं है अवेलेबल। तो मैं कोशिश करूंगा बच्चा कि जो भी नहीं मैंने बनाया था इस साल मैं बनाऊं और प्रॉपर वे में प्लेलिस्ट में मैं अरेंज कर दूं। मैं पूरा कोशिश रहेगा कि ना कि अगले 2024 में आपके खूब अच्छे से मार्क्स आए और बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जाइए ना। बाकी आप सजेशन आप भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, या मुझे व्हाट्सअप करके बता दीजिए कि सर मुझे ये और करना चाहिए, मैं वैसा ही करूंगा। चलिए, तो हम टाइम वेस्ट ना करके चलिए आते हैं। सबसे पहले बच्चे चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट कैसे कैसे कहते हैं आपने ऑलरेडी बच्चा सभी लोगों ने पढ़ा है। फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें। प्लांट किंगडम जब पढ़े थे तो बच्चा वहां एल्गी भी पढ़ा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब बच्चा एंजियो, और एंजियो के अंदर में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर होंगे, यानी बाकी और किसी प्लांट ग्रुप में नहीं पाया जाएगा। सर आप बता सकते हैं, हालांकि इस टॉपिक का ना, लेकिन मैं आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि ये एनाटॉमी से मिलेगा, मॉर्फोलॉजी से मिलेगा, प्लांट किंगडम से को टच करता है ना। तो देखिए बच्चा, डबल फर्टिलाइजेशन और कहीं नहीं पाया जाएगा। पहला एक्सक्लूसिव फीचर बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन। उसी के अंदर बच्चा ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन कहीं कोई शो नहीं करेगा बच्चा ना। दूसरी बात है कि यहाँ पास जो भी आपको फ्लावर और कहीं नहीं पाया जाएगा, फ्लावर एकमात्र एंजियो में पाया जाएगा। फ्रूट बच्चा, फ्रूट कहीं नहीं पाया जाएगा ना। यहाँ बच्चा सीड जो है ना ओवरी के अंदर यानी फ्रूट के अंदर रहेंगे तो कवर्ड सीड। हालांकि जिम्नो में सीड पाए जाते हैं लेकिन वो बच्चा नेकेड सीड होता है। फिर बच्चा वेसल्स नाम का जो टिश्यू जो पानी ले जाता है, जाइलम का पार्ट है, वो केवल बच्चा एंजियो में होता है ना। ना जिम्नो में बच्चा पानी ले जाने के लिए केवल ट्रैकिड्स होते हैं। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि एंजियो में सीव ट्यूब और कैंपेनियन सेल होते हैं। जिम्नो के अंदर बच्चा सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस एंड सीव सेल होते हैं। और यानी कि ये सब सारे फीचर बच्चा एक्सक्लूसिव है और कहीं नहीं पाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बातें करते हैं सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां बच्चा हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर वहां पर बच्चा गैमेट बनाने के बारे में बात करेंगे ना। हालांकि यहाँ बच्चा पहले स्पोर्स बनते हैं, प्लांट में बच्चा पहले स्पोर बनता है फिर गैमेट बनते हैं। फिर गैमेट का फर्टिलाइजेशन पे बातें करेंगे जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन को कवर करेंगे। उसके बाद बच्चे जाइगोट बनाएंगे। फिर बच्चे जाइगोट से इम्ब्रियो बनाने की कहानी इम्ब्रियोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे ना। लेकिन इस इम्ब्रियो को भूख लगेगी, खाना देने का काम, नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा बच्चा? इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म फॉर्मेशन पे बातें करेंगे। उसके बाद में हम सीड बना लेंगे बच्चा। फिर उसके बाहर में कौन है? फ्रूट। तो हमें ये बच्चा ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ कवर करने वाले हैं ना। चलिए, तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके फटाफट हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आएगा सर कि हम इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? प्लांट है बच्चा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है ना। तो इसके अंदर में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है बच्चा? फ्लावर। ऑलरेडी आप सभी को मालूम है बच्चा, फ्लावर के अंदर 4 वर्ल होते हैं ना। सबसे बाहर वाला पार्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है जिसे आप कैलिक्स कहते हो, यूनिट का नाम सेपल होते हैं। दूसरा बच्चा कोरोला जो कि अट्रैक्टिव कलर देता है। पूरे यूनिट का नाम बच्चा, एक यूनिट का नाम, एक सिंगल स्ट्रक्चर का नाम, उसे पेटल कहते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, वो होगा आपका एंड्रोशियम। यूनिट का नाम होगा बच्चा स्टेमेन। स्टेमेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोफिल। ये वर्ड बच्चा माइक्रोस्पोरोफिल आपने पढ़ा है जिम्नो में कि माइक्रोस्पोरोफिल के क्लस्टर को, ग्रुपिंग को मेल पोन्स कहते हैं, क्योंकि वहां माइक्रोस्पोर बनेगा, मेल गैमेट्स बनेगी।
इसी तरह से जो लास्ट वर्ड होगा, लास्ट रिंग होंगे बच्चा, वो गाइनोशियम होगा। गाइनोशियम के एक रिंग को हम पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे। इसी का दूसरा नाम बच्चा मेगास्पोरोफिल होगा, क्योंकि हम मेगास्पोर बनेंगे जो कि फीमेल गैमीट बनाएगा। ये वर्ड भी आपने बच्चा एंजियोस्पर्म में पढ़ा था, मेगास्पोरोफिल, जो कि क्लस्टर बना के फीमेल कोन्स बनाएगा, जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स बनेंगे। चलिए, अब यहाँ पर बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पर कोई बच्चा एंथेरिडियम आर्चिगोनियम नहीं बनेंगे। आपको इस पूरे चैप्टर में बच्चा एंथेरिडियम आर्चिगोनियम नहीं बनते हुए दिखेगा। हालांकि प्लांट किंगडम में आपने ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो में ऐसा नाम सुना होगा, आर्चिगोनियम बन गए, यहाँ बच्चा नहीं बनेगा। मेल सेक्स ऑर्गन को आप स्टेमिन मानिएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप कार्पेल मान के चलिएगा। डन। चलिए, अब यहाँ पर बातें करें कि बच्चा यहाँ पास सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसका नाम एंडोशियम है। एक यूनिट का नाम बच्चा स्टेमिन है। स्टेमिन के अंदर में दो पार्ट होंगे, एंथर एंड दिस द फिलामेंट। अब ये फिलामेंट बेटा किससे जुटा रहेगा? एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िए, तो या तो ये जाके थैलेमस से जुड़ सकता है, ठीक है, या तो ये जाके बच्चा किसी पेटल से जुड़ सकता है। याद करो सोलेनेसी फैमिली इपीपेटलस होते थे ना, या हो सकता है बच्चा टेपल से जुड़ जाए, इपीटेपलस या इपीफाइलस। याद करो लिलेसी फैमिली। चलिए, जहां से जुड़ेगा थैलेमस से वो पोर्शन को बच्चा हम प्रॉक्सिमल पार्ट कहेंगे, और दूर वाले पार्ट को बच्चा डिस्टल पार्ट कहेंगे। डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक। ये पार्ट बच्चा आपने नेफ्रॉन में पीसीटी और डीसीटी के नाम पे भी तो पढ़ा होगा। चलिए, अब एनसीईआरटी बोलता है कि डिफर इन द लेंथ। याद करो एनसीईआरटी सही बोलता है बच्चा। मॉर्फोलॉजी आप याद कीजिए, वहां पे एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि मॉर्फोलॉजी में स्टेमन का लेंथ अलग अलग होते हैं। सैल्विया में, मस्टर्ड में, याद है ना, मैंने आपको खुद बताया है, टेट्राडाइनेमस, डाइडाइनेमस, कि यहाँ पर अलग अलग लेंथ के पाए जाते हैं। स्टेमन की लंबाई अलग अलग हो सकती है। एनसीईआरटी का वर्ड पढ़िए, आप अलग अलग प्लांट स्पीसीज के स्टेमन को कलेक्ट कीजिए और उनको लेंथ को देखिए, तो आपको अलग अलग दिख जाएगा। चलिए, अब एंथर पे बातें करते हैं। एंथर में जनरली बच्चा दो लोब होगा, एक लोब ये लोब 1 हो गया, और ये बच्चा लोब 2 हो गए। तो जनरली एक एंथर में दो लोब होंगे। सर एक लोब वाले हो सकते हैं बच्चा, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। एनसीईआरटी ने बोला जनरली बाय लोब, बना दिया। हर लोब में बच्चा पॉलन सैक होगा। पहले इसका नाम होगा बच्चा माइक्रोस्पोरेंजियम, मैच्योरिटी पे बनेगा बच्चा पॉलन सैक। डन। तो यहाँ पर कितने पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए बच्चा? 4। इसलिए एनसीईआरटी से टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलती है। इसी पॉलन सैक को दूसरा नाम बच्चा थीका बोलिएगा। ध्यान सुनिए फिर से, इस पॉलन सैक को दूसरा नाम थीका बोल सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी का एक वर्ड है बच्चा, इच लोब डाइथिकस इन नेचर। देखिए ये मैंने जो रेड वाला बनाया वो क्या हो गया बच्चा? लोब। और ये बच्चा जो येलो वाला बनाया ये बच्चा क्या हो गया? थीका। तो इच लोब डाइथिकस इन नेचर। क्योंकि यहाँ पर बच्चा मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाता है, सर सबरी में तो अलग चीजें लिखी है, एनसीईआरटी के मेन पार्ट में तो अलग चीजें लिखी है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप थीका इसी को मान लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे कि सर यहाँ पास एंथर के वॉल कितने हैं, तो चलिए आप आंसर कीजिए। एंथर के बच्चे 4 वॉल होंगे। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर क्या बनाया होगा, बोलो आप लोग, आप ही लोग बताओ। सर सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे बच्चों? इपिडर्मिस। उसके अंदर में कौन होगा? इंडोथेशियम। फिर कौन होगा बच्चा? मिडिल लेयर, जो कि मल्टी लेयर्ड होगा, इफीमेरल होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट कौन होगा बच्चा? टैपेटम। टैपेटम पूरी तरह से बच्चा खत्म हो जाएगा एट मैच्योरिटी पे। तो अगर आपसे पूछा जाए यंग एंथर में कितने लेयर होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो आप बोलिएगा 4। एपिडर्मिस, इंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड द टैपेटम। इनमें से एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होगा, इंडोथेशियम सिंगल लेयर्ड होगा, मिडिल लेयर बच्चा मल्टी लेयर्ड होगा। अब एनसीईआरटी में बच्चा एरो को देखिएगा, उन्होंने जब मिडिल लेयर को बनाया तो बच्चा एरो 2 बनाए, यानी वो दूर तक दिखाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट कौन होगा बच्चा? टैपेटम। टैपेटम का काम होगा बच्चा, इन फीचर्स क्या होंगे? अंदर में बच्चा डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और उसके अंदर में बच्चा एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। ये क्या हो गया बच्चा? मल्टी न्यूक्लिएट ना। तो एनसीईआरटी पूछेगा क्यों बना, तो आप बोलिए कि सर हमने ऑलरेडी सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ा है कि अगर कैरियोकाइनेसिस हो लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो पाए, तो सेल में न्यूक्लियस का नंबर बढ़ते चला जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएंगे। चलिए, इसमें एक और फीचर होगा बच्चा, ये पॉलीप्लॉइड नेचर का होगा। ये जेनेटिक्स में पढ़ना है बच्चा। जब किसी प्लांट के अंदर में मोर देन 2n डिप्लॉइड से ज्यादा हो जाए बच्चा, तो इसे हम पॉलीप्लॉइड कहते हैं। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां वो बोलेगा कि टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा ना, 2n से 4n हो जाएंगे, 4n से 8n हो जाएंगे, 8n से 16n हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं मोर देन 2n हो गया बच्चा पॉलीप्लॉइड नेचर का। हालांकि एनसीईआरटी इस वर्ड को मेंशन नहीं करता है। देखिए, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो मिडिल लेयर बच्चा
खत्म हो जाएंगे और बेटा टैपेटम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जब एंथर मैच्योर एंथर का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने लेयर है तो आप आंसर बोलिएगा एपिडर्मिस एंडोथेलियम। सर ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लिखा है बच्चा थ्योरी में नहीं लिखा है। फिगर देखिए, फिगर देखिएगा, मैच्योर एंथर जब पॉलन ग्रेन बन गया ना तो आपको मिडिल लेयर और आपको टैपेटम खत्म होते हुए दिखेगा, क्योंकि ये नरिशमेंट देने का काम करेंगे डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, केवल टैपेटम में लिखा है, लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि मिडिल लेयर भी नरिशमेंट ही देगा ना आपको पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन। फिर एनसीईआरटी का लाइन याद रखिए, एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडिल लेयर बच्चा ये प्रोटेक्शन देगा एंड हेल्प इन डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब फटना, जब एंथर फटेगा पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, तो इस डिहाइसेंस में हेल्प कौन करेगा, ये 3 लेयर। लेकिन इसे मेनली बच्चा आउट ऑफ एनसीईआरटी बोल रहा हूं, इसमें मेनली बच्चा मिडिल लेयर का मेन काम होता है। और मेनली अगर पूछा जाए कि एंथर के डिहाइसेंस में ना, तो मैं करेक्शन दे रहा हूं, तो मेनली बच्चे इंडोथेशियम होते हैं। इनके अंदर में कुछ स्टोमियम पार्ट होता है, स्टोमियम वाला पार्ट होता है जहां से ये बस्ट होते हैं और पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर कुछ अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग होता है, जिससे कि मैच्योरिटी पे ये क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन होगा, श्रिंक करेंगे और फट जाएंगे। याद कीजिए, इसी तरह से जब आपने मोसेस पढ़ा होगा, दे हैव द स्पेशल डिस्पर्सल मैकेनिज्म, याद आ रहा है आप लोगों को? तो ये उसी तरह से बच्चा एंथर का फटना पॉलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए कुछ मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी इस पे बातें नहीं करता। तो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और एंडोथेलियम के बारे में याद रखिए, प्रोटेक्शन एज वेल एज डिहाइसेंस। अब एनसीईआरटी को पूरी फॉलो कर लीजिए। चलिए, अब अंदर के में क्या होगा, तो ये जो मास ऑफ सेल होंगे, देखिए फिर से मैं बना दूं, ये बच्चा एक लोब बना, ये दूसरा लोब बना, इसके अंदर में क्या है, तो ये व्हाइट वाला है माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम कितने बच्चा, 4 अलग अलग कॉर्नर पे है, तो बच्चा याद है टेट्रागोनल एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है। इसके अंदर मास ऑफ सेल होगा, तो इस मास ऑफ सेल को बच्चा, मास सेल को क्या कहते हैं, सेल के ग्रुपिंग को टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल है, मिलकर के क्या बन गया बच्चा, टिश्यू, नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू का जो हर सेल है बच्चे, यहां भी स्पोरोजिनस टिश्यू है, कंफ्यूज मत होइएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू यहां भी है, यहां भी है। सर कितने है, नंबर एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता, मान लीजिए बेटा 100 है, मान लो आप, लेकिन एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर सेल के अंदर एबिलिटी है कि वो मैच्योर हो और हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाए, जिसका दूसरा नाम बच्चा पॉलिन मदर सेल कहेंगे। मान लो 100 सेल यहाँ आते तो 100 के 100 सेल पॉलिन मदर सेल बनेगा, जो कि मियोसिस में जाएगा और 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो चारों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो एनसीईआरटी से बच्चा माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलती है ना, चारों माइक्रोस्पोर जुड़े हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। अब एनसीईआरटी पूछती है कि इस टेट्राड के अंदर में जो हर सेल है उसका प्लॉइडी बताइए। तो आपको अच्छे से मालूम है बच्चा, जहां भी मियोसिस हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, तो जाहिर से बात रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो ये कैसा नेचर का हो जाएगा बच्चा, ये हैप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन लग गया। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा ना। चलिए, तो अब यहाँ पर चारों के चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चा केमिकल होता है, याद नहीं रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी का ये वर्ड नहीं है। कैलोज, कैलोज नाम का केमिकल से चिपके, तो बाद में कैलेज नाम का एंजाइम आएगा। ये एंजाइम के हेल्प से क्या होंगे, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ पर टैपेटम के फंक्शन क्या है, आपकी एनसीईआरटी बोलता है बस एक काम है कि ये प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट, जिसे पॉलन ग्रेन डेवलप हो सके। इसके अलावा जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया बच्चा, कैलेस एंजाइम, वो भी टैपेटम देगा। फिर एक आएगा वर्ड बच्चा स्पोरोपोलिनिन, ये भी बच्चा टैपेटम ही बनाता है, जिसे कहीं कहीं पे यूबिस्क बॉडी भी कहा जाता है। आप उस कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, यूबिस्क बॉडी को आप इक्विवेलेंट टू स्पोरोपोलिन मान के चलिए। इसके अलावा जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा तो वो बच्चे स्टिकी होंगे, चिपचिपे होंगे, उसमें पॉलन किट होगा। ये पॉलन किट भी कौन देने का काम करेगा, टैपेटम। हालांकि एनसीईआरटी का वर्डन नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर माइक्रोस्पोर क्या करेगा, दे विल गो इनटू द माइटोसिस। आपको मालूम है ना, ये माइटोसिस में जाएगा। फर्स्ट माइटोसिस से 2 सेल बनेंगे, लेकिन एक सेल छोटा बनेगा जिसे हम नाम देंगे बच्चा जेनरेटिव सेल, दूसरा सेल बड़ा बनेगा ना, और उसमें बड़े से वैक्यूल भी होंगे, नाम होगा वेजिटेटिव सेल। उसके अंदर में जो न्यूक्लियस होगा बच्चा इरेगुलर शेप का होगा ना। तो ये कितने सेल्ड हो गए बच्चा, 2 सेल का हो गया। इसी को कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। अब इसके ऊपर में आपको अच्छे से मालूम है, आउटर जो दीवार होगा इंटाइन होगा, उसके मतलब कि मैं पहले इंटाइन बना रहा हूं अंदर वाला बच्चा, फिर ऊपर में बाहर में जो कवरिंग होगा वो बच्चा किसका होगा, एक्साइन का होगा, जो एक स्पेशल केमिकल का बना है, जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है।
जो कोई भी पीएच पे, कोई भी सॉल्ट पे, कोई भी टेम्परेचर पे, कोई भी एंजाइम से डीजनरेट नहीं होता ना, क्योंकि उसके अंदर में क्या होते हैं बच्चे, स्पोरोपोलेनिन। इसलिए आपको एनसीईआरटी पूछता है कि ये लाखों साल तक जब आपका पॉलन ग्रेन जमीन में दबा हुआ है फॉसिल के फॉर्म में, हो सकता है पॉलन ग्रेन के अंदर के सारे चीजें डिग्रेड हो जाए, लेकिन बच्चा वो एग्जाइम पार्ट मेंटेन रहेगा क्योंकि उसमें स्पोरोपोलेनिन है। तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिविंग, फॉसिल के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेंगे। आगे बस में तो आउटर वॉल एग्जाइम जिसका बना है स्पोरोपोलिन का, अंदर बच्चा बड़ा फ्लेक्सिबल होगा, जो बना है पेक्टिन प्लस सेलुलोज का, बड़ा फ्लेक्सिबल होगा। ये बच्चा इंटाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अंदर में दो सेल है, वेजिटेटिव सेल जो फ्यूचर में पॉलन ट्यूब बनाएगा, इसलिए ट्यूब सेल कहेंगे। जनरेटिव सेल बाद में फ्यूचर में बच्चा मेल गैमेट्स बनाएगा, इसलिए नाम है जनरेटिव, आगे के जनरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है बातें। चलिए अब यहां पर एंथर बस्ट होगा, और एंथर बस्ट होने के बाद में जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुए तो कितने सेल के थे बच्चा, टू सेल्ड स्टेज। आई बात समझ में। लेकिन ये यहां पर बच्चा मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते। देखिए अब टू सेल्ड वाला निकला ना, और ये जाएगा किसमें, स्टिग्मा के ऊपर में, स्टिग्मा पे ऊपर में जाकर के वहां जर्मिनेट होंगे, और वहां से बच्चा जर्म कोर नाम का एक जगह होगा जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट था, वहां पर क्या होगा बच्चा, जर्म कोर, उससे इलोंगेट होकर पॉलन ट्यूब बनेगा। इसी पॉलन ट्यूब के अंदर में जनरेटिव सेल एंटर करेगा, एंड दे विल फॉर्म द टू मेल गैमेट्स। तो वन मेल गैमेट्स इज वन सेल, टू मेल गैमेट मतलब दो सेल, और एक बच्चा वेजिटेटिव सेल हो गया ना। तो कितने सेल स्टेज हो गए बच्चा, थ्री सेल स्टेज। तो जब एंथर फटा तो उसमें कितने सेल स्टेज थे, दो सेल स्टेज। जब स्टिग्मा पे गिरा और वहां पॉलन ट्यूब बन गए तो ये हो गया बच्चा थ्री सेल स्टेज पॉलन ग्रेन ना। अब एनसीईआरटी की लाइन को ध्यान सुनिए। एनसीईआरटी ने बोला है इन द 60% एंजियोस्पर्म, 60% ऐसे प्लांट है जब एंथर फटेगा तो ऑलरेडी उसमें कितने सेल के थे, दो। स्टिग्मा पे गिरे, वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बना, और जेनेटिक सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बनाए, थ्री सेल में कन्वर्ट हो गए। बाकी जो 40% प्लांट है उनमें एंथर फटने से पहले ऑलरेडी जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट ऑलरेडी पहले से बना चुका होगा, यानी ऑलरेडी वो थ्री सेल स्टेज में होंगे। ये एनसीईआरटी का सबसे अच्छा सा लाइन है, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज करता है। मैं फिर से बोल दूं, देखिए हर बार आपको बनाना है तीन सेल ही बनाना है, तो यहाँ पर दो सेल आपके एंथर में बने, गिरने के बाद स्टिग्मा पे थर्ड सेल कंप्लीट हो गया, तीन सेल में आ गए। कुछ लोग पहले से तीन सेल स्टेज कंप्लीट करके आएंगे, स्टिग्मा पे गिरेंगे, डायरेक्टली पॉलन ट्यूब बन जाएगा, मेल गैमेट ऑलरेडी बना हुआ था। अब बच्चे का सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट, सर जब हम पॉलन ग्रेन मैच्योर है तो कितने सेल का था, एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए। जब एंथर मैच्योर था, सॉरी, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर था तो वो कितने सेल का था बच्चा, टू सेल, थ्री सेल नहीं बच्चा, फिर से पढ़ो एनसीईआरटी। मैच्योर एंथर इज टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन है बच्चा उसका एक और नाम है गेमिटोफाइट। जब ये टू सेल वाला स्टिग्मा पे गिरा, वहां पॉलन ट्यूब बने, मेल गैमेट्स बना, थ्री सेल बन गए, इसका नाम है बच्चा मैच्योर मेल गेमिटोफाइट। और जो टू सेल्ड वाले थे बच्चा उसका नाम था पार्शियली जर्मिनेटिंग मेल गेमिटोफाइट। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया मैच्योर पॉलन ग्रेन तो आप आंसर कीजिएगा टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन हो गया। अगर पूछा जाए पार्शियली ना, पार्शियल गेमिटोफाइट मेल गेमिटोफाइट तो आप करिएगा टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन। मैच्योर मेल गेमिटोफाइट तो आंसर कीजिएगा थ्री सेल स्टेज पॉलन ग्रेन। जो काम बच्चा मदर प्लेस पे होता है यानी एंथर में जो होता है उसे को हम कहते हैं बच्चा इन सीटू जर्मिनेशन, और जो स्टिग्मा पे आने के बाद होगा बच्चा उसे कहते हैं इक्स सीटू जर्मिनेशन। याद करो, इन सीटू जो मदर प्लेस पे हो जाए, इक्स सीटू जो मदर प्लेस से बाहर हो। डन बात है। चलिए अब पॉलन वाइबिलिटी पे बात कर रहे हैं, तो पॉलन वाइबिलिटी अलग अलग प्लांट में अलग अलग होगा ना, कुछ 30 मिनट्स तक और कुछ बच्चे कई महीने तक रहेंगे, जैसे सोलेनेसी है, रोजेसी है, लेगुमिनेसी है। एनसीईआरटी का डेटा है, आप याद ही होगा। चलिए लेकिन हम प्लांट ब्रीडिंग जब करते हैं बच्चा तो हम पॉलन ग्रेन को कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इस टेक्निक को कहेंगे बच्चा क्रायो प्रिजर्वेशन, जहां पर टेम्परेचर होगा -196 डिग्री सेल्सियस, और बच्चा यहाँ पर जो मीडियम होगा वो होगा लिक्विड नाइट्रोजन। ये बच्चा ये कई बार आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा, जूलॉजी में भी पढ़िएगा। इसके अलावा आप पढ़िएगा जब मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, क्रायो प्रिजर्वेशन टेम्परेचर -196, और जो मीडियम होगा वो होगा बच्चा आपका लिक्विड नाइट्रोजन। चलिए सेकंड बातें करें, सर पॉलन ग्रेन से एलर्जी, कुछ लोग बच्चा कुछ पॉलन ग्रेन को इनहेल करने से उनके अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस कलेक्टिवली इस पूरे प्रॉब्लम को नाम देते हैं बच्चा जूलॉजी में हे फीवर। क्या प्रॉब्लम होगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा,
ठीक है। अस्थमा का प्रॉब्लम होगा कि सारे सारे पॉलन ग्रेन से नहीं, कुछ स्पीसीज के पॉलन ग्रेन से ऐसा होता है। एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है बच्चा, पार्थेनियम, जिसका नाम कैरेट ग्रास है ना। कैरेट ग्रास बच्चा इंडिया का नहीं है, ये बाहर के कंट्री से हम जानबूझ के आगे बच्चे, गलती से आगे, हमने जानबूझ के नहीं लाया, गलती से आगे। कैसे? 1960 में इंडिया में बच्चा अकाल पड़ा था, इंडिया में खाने की कमी होगी, इंडिया ने वीट का क्या किया, इंपोर्ट किया, मंगाया अमेरिका से। तो अमेरिका से जब इंपोर्ट किया गया तो वीट ग्रेन के साथ साथ इनके भी स्पोर आ गए और इंडिया में बड़े तेजी से फैल गए। एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है यूबिक्यूटस, यानी इंडिया में तेजी से ये फैल गया और हर जगह ये पाया जाएगा। इसके पॉलन ग्रेन से एलर्जी क्रिएट होता है। अगर ट्रिक्स याद रखना है तो कैप्स याद कर सकते हो। ऐसे और भी कुछ प्लांट है जैसे कि चिनोपोडियम, एमारेंथस, पार्थेनियम एंड सोरगम। हालांकि एनसीईआरटी का वर्ड नहीं, फिर से बोल रहा हूं, चिनोपोडियम, एमारेंथस, पार्थेनियम, सोरगम, ये 4 ऐसे स्पीसीज है जिनके पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो सकता है। चलिए सर, हमें पॉलन एलर्जी हुआ तो हम क्या करना चाहिए? आप भैया मास्क लगा लीजिए जिससे पॉलन इनटेक ना हो पाए। अब उस सीजन में ना निकलिए ज्यादा घूमने के लिए जिस सीजन में इनके पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर, पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, इसलिए हम फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं। इसलिए आपके एनसीईआरटी ने वहां पास पॉलन टैबलेट का फिगर बनाया और एनसीईआरटी ने वहां पास, अब देखिएगा तो एनसीईआरटी ने वहां पर पॉलन सिरप के बनाए, लेकिन वेस्टर्न कंट्री। सर क्यों? रेस, और जो रेस में दौड़ते घोड़े बच्चे, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्लस एथलीट्स उस लोग खाने के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में वेस्टर्न कंट्रीज लिखा है, इंडिया में अभी नहीं आया, इसलिए आपने कभी भी पॉलन टैबलेट, पॉलन सिरप नहीं खाया होगा। एनसीईआरटी फिगर को देखिए, टैबलेट में इंग्लैंड लिखा होगा। चलिए अब हम आगे बातें करते हैं कि हमारा मेल पार्ट वाला कंप्लीट हो गया, मेल गैमेट्स हमारे बन चुके हैं। चलिए यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल्स पूछा जाए बच्चा, एक न्यूमेरिकल्स आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि बच्चा एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल थे। एक में कितना है बच्चा? 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो टोटल एंथर कितना पॉलन ग्रेन बनाएगा? तो कैसे याद कीजिएगा, एक में 100 है तो इसमें भी 100 होगा, इसमें भी 100 होंगे, इसमें 100 होंगे, यानी टोटल कितने पॉलन मदर सेल हो गए बच्चा? 400। तो अब बताइए, एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनेगा, तो 400 इंटू 4 करके आप कितना आंसर कर दीजिएगा बच्चा? 1600। ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत आसानी से बनेगा। एक का दे रखा होगा तो जाहिर सी बात है कि एक एंथर में 4 होते हैं पॉलन साइड, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, तो टोटल पॉलन मदर सेल को मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। एक से 4 बनते हैं तो टोटल से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर से मैं बोल दूं, अगर क्वेश्चन आया मैच्योर पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज बोलिएगा ना, अगर पूछा जाए मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ना, तो आप बोलिएगा 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन। सर गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसके अंदर में मेल गैमेट्स बन रहा है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं मेल गैमेटोफाइट। डन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए इसलिए यहां पर देखिए, ये बच्चा पॉलन ग्रेन नॉन ग्रीन है, बहुत ही छोटा है, इसलिए याद कीजिए। इसलिए हम प्लांट किंगडम में आपको सिखाते भी थे, जिम्नो का जब पढ़ा होगा बच्चा तो वहां पे लिखा होगा अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट थे बच्चा, वो ग्रीन कलर के होते थे और वो इंडिपेंडेंट होते थे। जबकि जिम्नो में क्या थे बच्चा? वो नॉन ग्रीन थे, बहुत छोटे थे, हाईली रिड्यूस थे और पूरी तरह से खाने के लिए स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट थे। तो एनसीईआरटी का लाइन जिम्नो में जाके जरूर पढ़िएगा, दे आर हाईली रिड्यूस, यानी नंबर छोटा यानी कम है, दे आर नॉन ग्रीन, टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। तो जाहिर सी बात है एंजियो में और ज्यादा रिड्यूस फॉर्म में मिलेगा, कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल, यानी मैक्सिमम 3 सेल के होंगे। और ये नॉन ग्रीन का है तो टोटली डिपेंडेंट किस पे है? स्पोरोफाइट पे, या तो स्टिग्मा पे है या तो एंथर पे है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए हम फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट में कौन आएगा? गाइनोशियम। एक यूनिट को क्या कहेंगे बच्चा? पिस्टिल और कार्पेल। अब कार्पेल का नंबर क्या होगा? तो आप लोग याद रखिए सर, कार्पेल का नंबर 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा हो बच्चा फैबेसी फैमिली, एनसीईआरटी चेक कीजिएगा, फैबेसी फैमिली में कार्पेल का नंबर 1 था। फर्स्ट फैमिली फैबेसी, एक कार्पेल है। सेकंड फैमिली बच्चा एनसीईआरटी में मेंशन था सोलेनेसी, कार्पेल का नंबर 2 थे। लिलेसी कार्पेल का नंबर बच्चा 3 था। ब्रासिकेसी में देखिएगा बच्चा, मस्टर्ड वाली फैमिली में 2 थे। तो हो सकता है कार्पेल 1 हो या 1 से ज्यादा हो। अगर कार्पेल 1 से ज्यादा है बच्चा तो उसे कहते हैं मल्टी कार्पेलरी या पॉली कार्पेलरी। लेकिन अगर मल्टी कार्पेलरी है तो सारे कार्पेल हो सकते हैं या तो फ्री हो या तो फ्यूज हो। अगर सारे कार्पेल फ्यूज्ड होंगे तो उसे बच्चा सिन कार्पस कहेंगे, अगर फ्री है तो बच्चा एपोकार्पस कहेंगे। याद कीजिए क्लास 11th एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी, लोटस एंड रोज एनसीईआरटी ने लिखा है एपोकार्पस, सारे कार्पेल फ्री।
जब आप क्लास 12 के एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे बच्चा, तो पहला हिबिस्कस का बना यानी चाइना रोज का, वहां पर कार्पेल बच्चा 5 बने, पांचों बच्चा फ्यूज्ड है यानी सिनकार्पस है। वहीं पर बच्चा आपको बना होगा पेपावर का, वहां पर कार्पेल ढेर सारे, सारे बच्चा फ्यूज्ड है, सिनकार्पस है। वहां पर बच्चा मिसेलिया बना होगा, वहां पर कार्पेल एक से ज्यादा है लेकिन सारे कार्पेल बच्चा फ्री है, एपोकार्पस। फिर से बोलो, एनसीईआरटी में हिबिस्कस यानी चाइना रोज का फिगर बना है, एनसीईआरटी में पेपावर का बना है, और एनसीईआरटी में बच्चा मिसेलिया का बना है। निकालिए एनसीईआरटी और देखिए वहां पास हिबिस्कस और जो आपका पेपावर है वो बच्चा आपके फ्यूज वाले सिनकार्पस है, और जो आपका बना हुआ है कौन सा मिसेलिया है वो बच्चा एपोकार्पस है। चलिए अब इस ओवरी के अंदर में बच्चा क्या होगा, अंदर में कैविटी होंगे, जिस कैविटी को लोक्यूल कहते हैं यानी चैम्बर कहते हैं। वही होगा बच्चा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ओव्यूल में, ओवरी में कहां पास है, इसी को कहते हैं प्लेसेंटेशन। अब ओवरी के अंदर में क्या होगा बच्चा, ओव्यूल। अब हो सकता है ओव्यूल एक हो या दो हो या तीन हो, बहुत सारे हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है बच्चा जिसमें एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा। आप एग्जाम्पल मुझे बताइए, याद है आपको? मेज में, पैडी में, राइस में, ना मैंगो में, वो बच्चा एक ओवरी में एक मिलेगा, ठीक है। लेकिन बच्चा ऑर्किड में देखिएगा, पपाया में देखिएगा, वाटरमेलन में देखिएगा, तो एक में बच्चा एक से ज्यादा दिखेगा। सर कैसे हम याद कर सकते हैं? तो जब आप इस फ्रूट खाते हैं बच्चा, तो फ्रूट क्या है, ओवरी है, और सीड क्या है बच्चा, ओव्यूल है। तो फ्रूट में एक से ज्यादा सीड मिले तो यानी उस ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल था, लेकिन एक मिले तो इसका मतलब बच्चा एक ही ओव्यूल थे। तो जब आप बच्चा आम खाते तो एक सीड मिलता है ना, मेज, राइस, व्हीट, बच्चा पैडी वर्ड यूज किया है, उसमें एक हो गया। मल्टी का एग्जांपल ऑर्किड, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, वाटरमेलन एंड द पपाया। और भी बहुत एग्जांपल आएंगे बच्चा, आप आगे में पढ़ोगे, स्ट्रीगा का एग्जांपल दे रखा होगा ना। पैरासिटिक याद आ रहा है आप लोगों को, आगे में ये पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पर आप आगे चले, तो सर यहाँ पर ओव्यूल कैसा होगा, तो ओव्यूल बच्चा यहाँ पर 6 तरह के होते हैं। ओव्यूल का अरेंजमेंट, ओव्यूल बच्चा 6 तरह के होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी केवल बच्चा एनाट्रोपस ओव्यूल ही डिस्कस करती है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बच्चा यहाँ पर अगर हमने ये बना दिया बच्चा आपका मास ऑफ सेल, जिसका नाम है बच्चा न्यूसेलस। क्या नाम है बच्चा, न्यूसेलस। मास ऑफ सेल बना दिया, इसको कवर कर दिया बच्चा, कवरिंग को नाम दिया इंटुगमेंट। 2 इंटुगमेंट का लेयर मैंने बना दिया। जहां पे इंटुगमेंट मिसिंग है, आप बताइए क्या होगा, ये बच्चा होगा पोर, इट इज अ माइक्रोपाइल, ठीक है। अब ये बच्चा इंटुगमेंट प्लस न्यूसेलस मिल करके बच्चा ये बन गए ओव्यूल। एनसीईआरटी ने बच्चा ओव्यूल को इक्विवेलेंट मानना है मेगा स्पोरेंजियम को। मेगा स्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल। आई बात समझ में? अब ये बच्चा एक स्टॉक से जुड़ा होगा जिसका नाम होगा फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल जो न्यूट्रिटिव टिश्यू ले रहा है जिसका नाम है बच्चा प्लेसेंटा। जहां से फ्यूनिकल जुड़ा हुआ है बच्चा, इस जंक्शन पॉइंट को एनसीईआरटी क्या कहता है, दिस इज कॉल्ड द हाइलम, दिस इज कॉल्ड द हाइलम। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है, आपको मालूम है बच्चा, माइक्रोपाइल का अपोजिट वाले एंड को चलासा कहते हैं। यहाँ पर बच्चा फ्यूनिकल है, सब बच्चा एक लाइन में दिख रहे हैं ना, एक लाइन में दिख रहे हैं ना। ऐसे ओव्यूल को कहते हैं बच्चा ऑर्थोट्रोपस। क्या कहते हैं बच्चा, ऑर्थोट्रोपस। हालांकि नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में, नहीं, लेकिन बच्चा समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पर ओव्यूल 6 तरह के होंगे, मैं आपको एनसीईआरटी वाला केवल बता रहा हूं। तो यहां पर अगर बच्चा स्ट्रेट लाइन में होगा तो ऑर्थोट्रोपस हो गया, लेकिन बच्चे ये फ्यूनिकल है, और फ्यूनिकल के 90 डिग्री पे ओव्यूल आ गया बच्चा, ओव्यूल 90 डिग्री पे आ गया, तो इसे कहेंगे बच्चा हेमी, हेमी एनाट्रोपस ना। हेमी मतलब हाफ कर्वेचर 90 डिग्री। लेकिन अगर बच्चा ये देखिए, जो एनसीईआरटी कहती है ये बच्चा फ्यूनिकल हो गए, और ओव्यूल बच्चा घूम करके 180 डिग्री का रोटेशन कर लिया, 180 डिग्री का रोटेशन किया है बच्चा लोग, तो इसे कहते हैं एनाट्रोपस। आपकी एनसीईआरटी एनाट्रोपस ही डिस्कस करती है। आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, अप्रॉक्स 82% एंजियोस्पर्म ऐसे है बच्चा जिसमें एनाट्रोपस ओव्यूल माना जाता है, इसलिए मोस्ट कॉमन टाइप क्या होगा, एनाट्रोपस। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कहीं पास कंफ्यूजन होता है किसी के नेमिंग को लेकर के कि चलाजा किधर है, माइक्रोबाइल किधर है, सेंट्रल सेल किधर है, तो हमेशा बच्चा आप याद रखिएगा, आप ऑर्थोट्रोपस से नेमिंग कीजिएगा। जब इम्ब्रियो डेवलपमेंट एनसीईआरटी डिस्कस करती है बच्चा, तो वो ऑर्थोट्रोपस लेकर डिस्कस करती है। जब आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो आपका सेंट्रल सेल है, जो आपके पोलर न्यूक्लियाई है, वो कहाँ है, एक एपरेटस के नीचे है या ऊपर है, तो यहां पर बच्चा मैक्सिमम कंफ्यूज कर जाता है ना। तो यहां याद रखिएगा, ऑर्थोट्रोपस को उन्होंने मान करके सारा नेमिंग किया है। हालांकि एनसीईआरटी एनाट्रोपस का फिगर बनाती है, इसी को डिटेल करती है, लेकिन कभी भी नेमिंग करना पड़े तो आप हमेशा ऑर्थोट्रोपस को ही दीजिएगा वेटेज। डन। चलिए अब यहाँ पर एनसीईआरटी बोलता है कि सर यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सिखा दूं
जैसे एनाट्रोपस ओव्यूल है, तो ये बच्चा, ये तो हो गया फ्यूनिकल, ये बच्चा क्या हो गया, ये मास ऑफ सेल हो गया न्यूसेलस। न्यूसेलस, चलिए, और इसको कवर करने के लिए कौन हो गया बच्चा? ठीक है, तो मेरे में से आप लोगों को यहां तक क्लियर है? तो यहां पर देखिए, एनसीईआरटी के वर्ड्स को समझिएगा। एनसीईआरटी ने बोला है बच्चा फीमेल गैमीटोफाइट यानी इम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा। तो देखिए, आप एकदम आराम से समझिए। माइक्रोपाइल जो पोर है उसके तरफ जो मास ऑफ सेल है न्यूसेलस, उसका एक सेल बच्चा मैच्योर होगा और वो कन्वर्ट होगा मेगा स्पोर मदर सेल में। किधर? माइक्रोपाइल के तरफ वाले। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस में जाएगी और वो बनाएगी बच्चा मेगा स्पोर टेट्राड। जिस मेगा स्पोर टेट्राड यानी 4 फंक्शनल मेगा स्पोर बनेंगे, जिसमें 3 बच्चा डीजेनरेट हो जाएगा, बचेंगे एक फंक्शनल। रियल में कितने बचेंगे बच्चा? एक बचेगा, 3 डीजेनरेट होंगे। किस साइड वाला बच्चा? चलाजल साइड वाला। उल्टा पुल्टा याद रखिए, मेगा स्पोर मदर सेल किस साइड वाला बना? माइक्रोपाइल के तरफ वाले। डिवाइड करके 4 बने, ऊपर वाले माइक्रोपाइल वाले 3 खत्म, और एक बच्चा बचेगा। किस साइड वाला बचेगा? तो वो बचेंगे आपको चलाजल एंड के तरफ। डन। अब ये एक बच्चा मेगा स्पोर से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट इम्ब्रियोसैक बनेगा। इसलिए आपके एनसीईआरटी से वर्ड यूज करती है बच्चा यहां पास मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक मेगा स्पोर से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, अब यहां पर कैसे होगा? एक मेगा स्पोर है, एक सेल, उसमें एक न्यूक्लियस है बच्चा, वहां 3 बार लगातार माइटोसिस में जाएगा, लेकिन बच्चा केवल कैरियोकाइनेसिस में। इसलिए आपके एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी यहां पर कैरियोकाइनेसिस हुआ, 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बना, 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए बच्चा, सेल नहीं। 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बने। अब इस 8 न्यूक्लियस को एक प्रॉपर वे में अरेंज करके साइटोकाइनेसिस किया जाएगा, जो पहली बार एक पॉलीगोनम प्लांट में देखा गया, जिसमें अरेंजमेंट बच्चा 3 सेल माइक्रोपाइल की तरफ अरेंज हो गए, एक एपरेटस, 3 बच्चा नीचे की तरफ चलाजा की तरफ अरेंज हुए बच्चा एंटीपोडल सेल, और बीच में पुराना वाला एक सेल रह गया बच्चा सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस रह गए। तो यहाँ पर सेल कितने हो गए बच्चा? 7। न्यूक्लियस कितने हैं बच्चा? 8। इसलिए इसे 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कहते हैं। इसी का दूसरा नाम बच्चा इम्ब्रियोसैक है। इसी का तीसरा नाम बच्चा फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर में फीमेल गैमेट्स बना। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है बच्चा हाईली रिड्यूस, कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल, 7 सेल की बनी हुई है। ये बच्चा नॉन ग्रीन है, और ये पूरी तरह से नरिशमेंट के लिए, रहने के लिए वो फीमेल, यानी कि वो मेन प्लांट बॉडी पे ही डिपेंड कर रही है। यही बच्चा टेरिडोफाइट में एक वर्ड आता था ना, द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द मेन पेरेंट बॉडी फॉर द वेरिएबल पीरियड। आज देखिए, जो एम्ब्रियो सैक है ना, वो कभी बाहर नहीं जाएगी बच्चा, यही रहेगी, हमेशा यही रहेगी, यही वो वेट करेगी मेल गैमेट्स का, यही फर्टिलाइजेशन करेगी, यही बच्चा जायगोट बनाएगी, यही एम्ब्रियो बनाएगी। जिस दिन बच्चा एम्ब्रियो बन गया ना, they will convert in the ovule will convert into the seed। इसलिए जो बेटा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट थे, वो लोग बच्चा कुछ देर के लिए रिटेन रह पाते थे, वो 100% रिटेन नहीं रहते थे बच्चा मेन पेरेंट बॉडी पे। इसलिए वहां पर सीड नहीं बना। सीड बनाने का जो भी इवेंट था, उसकी कुछ प्रोसेस को, कुछ पार्ट को बच्चा फॉलो किया, लेकिन अल्टीमेटली उनमें सीड नहीं बना। इसलिए उसे कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। जबकि इन्होंने बच्चा पूरे पाथवे को फॉलो किया और अल्टीमेटली सीड बना लिया। हालांकि जिम्नो भी सीड बनाता है। चलिए, तो आपको ये एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट समझ में आ गया। चलिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर 100 एम्ब्रियोसैक बनाने तो कितनी बार मियोसिस करना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा सर, एक मियोसिस से एक फंक्शनल मेगास्पोर बनते हैं, तो 100 मियोसिस करेंगे तो 100 एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर हमारा मेल गैमेट्स बन गया बच्चा, फीमेल गैमेट्स बन गया। मैं फिर से 4 चीजें बोलता हूं। एनसीईआरटी वर्ड यूज करेगी बच्चा एनाट्रोपस, यानी कि फ्यूनिकल से 180 डिग्री का रोटेशन, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनसीईआरटी यूज करेगी बच्चा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो जब इम्ब्रियोसैक बन रहा था तो वहां लगातार कैरियोकाइनेसिस चल रहे थे, साइटोकाइनेसिस नहीं चला, इसी को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एनसीईआरटी यहाँ पर मोनोस्पोरिक वर्ड यूज करेगी, यानी एक स्पोर से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, मोनोस्पोरिक। फिर एनसीईआरटी पॉलीगोनम वर्ड यूज करेगी, स्पेशल जो 7 सेल का अरेंजमेंट स्पेशल टाइप से है बच्चा, पहली बार देखा गया पॉलीगोनम प्लांट में, इसलिए पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। डन।
यानी अभी तक हमारा मेल गैमेट्स बनके तैयार, फीमेल गैमेट्स बनके तैयार, लेकिन आपस में लाए कैसे, इसलिए प्रोसेस का नाम हो जाएगा बेटा पॉलिनेशन। अब आपने पॉलिनेशन पढ़ा, बचपन से पढ़ा है। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे गिरना। अगर सेम फ्लावर के बीच में हो जाए, एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में जाए, ऑटोगेमी। अगर वो दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो लेकिन प्लांट सेम है तो नाम जीटेनोगेमी, और दो अलग अलग बच्चा प्लांट के फ्लावर के बीच में हो तो जीनोगेमी। गेमी का मतलब होता है बच्चा मैरिज, शादी, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी अपने आप, एक ही घर में शादी होगी, ऑटोगेमी। जिटेनोगेमी मतलब बच्चा पड़ोस, जिटोन पड़ोस, यानी एक ही प्लांट दो अलग फ्लावर, जिटोन पड़ोसी से हुई, अननोन से हुआ, दूसरे प्लांट से हुआ तो नाम देंगे बच्चा जीनोगेमी। तो यहाँ पर कितने तरह के पॉलिनेशन में दिखे, 3 तरह के। जो ऑटोगेमी है बच्चा, वहां पर कोई एजेंट नहीं चाहिए तो ये रियल सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। जिटेनोगेमी में हमें बच्चा एजेंट चाहिए, और एजेंट चाहिए तो ये फंक्शनली बच्चा क्रॉस है, इकोलॉजिकली बच्चा क्रॉस है, लेकिन प्लांट तो एक ही है तो बायोलॉजी जेनेटिक्स तो सेम है सच्चा, तो इसलिए ये बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जो बच्चा जीनोगेमी है, रियल में उनमें एजेंट भी चाहिए, अलग अलग जीन्स, अलग अलग बायोलॉजी, अलग अलग जेनेटिक्स के बीच में हुआ तो रियल क्रॉस पॉलिनेशन कौन है, जीनोगेमी। ये चीज याद रखिए। अब एनसीईआरटी ने बोला है कि जो प्लांट बच्चा ओपन है ना, जिसे चेस्मोगेमस कहते हैं, वो जरूरी नहीं ऑटोगेमी करे, क्योंकि ऑटोगेमी करने के लिए जरूरी नहीं बच्चा कि एक फ्लावर ओपन है और वो कर लेगा ऑटोगेमी, नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन है बच्चा वो बाइसेक्सुअल ही होना चाहिए ना, अगर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगेमी तो होगा नहीं। दूसरा है बच्चा दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक समय मैच्योर करने चाहिए, सिंक्रोनाइज वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया। तीसरा है दे आर द प्लेस क्लोज इनफ, वो पास में होने चाहिए जिसे एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर पे गिर सके। यहाँ पे एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करता है बच्चा क्लिस्टोगेमस फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर जो लाइफ में कभी ओपन नहीं होंगे तो उसी को कहेंगे क्लिस्टोगेमस। वायला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, ये 3 ऐसे प्लांट है बच्चा जिनके अंदर में चेस्मोगेमस ओपन फ्लावर तो है, साथ साथ क्लिस्टोगेमस भी है। याद रखिएगा ये 100% केवल क्लिस्टोगेमस फ्लावर नहीं बनाता, दोनों तरह के बनाते। लेकिन सर क्लिस्टोगेमस के एक फायदे, जो क्लिस्टोगेमस है बच्चा, वहां पर कोई अगर एजेंट ना भी आए तो ये बच्चा फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, एक समय मैच्योर करते हैं, और ये प्लेस भी पास में होते हैं, तो ये 100% बच्चा सेल्फ पॉलिनेशन कर ही लेता है। तो अगर कोई एजेंट ना भी आए फिर भी ये पॉलिनेशन करके अपना फर्टिलाइजेशन करके सीड बना लेगा, तो इसलिए इनको कोई भी एजेंट की जरूरत नहीं है, बिना एजेंट का भी वो सीड प्रोडक्शन करा लेंगे ना। लेकिन इसका एक नुकसान भी है बच्चा, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि यहाँ पर सेल्फी पॉलिनेशन होगा तो इनमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। याद आ रहा है आपको एनसीईआरटी का लाइन, ठीक है। तो अब आइए कि प्लांट चाहता है कि हम सेल्फ पॉलिनेशन ना करें, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशन नहीं आएंगे, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, कोई नए कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे, तो इसलिए प्लांट ने अपने अंदर में क्या बदलाव लाया, तो एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया बेटा ऑड ब्रीडिंग डिवाइसेस। यानी ऑड ब्रीडिंग डिवाइसेस कहने का मतलब प्लांट अपने आप को सेल्फ से बचाना चाहता है और क्रॉस की तरफ ले जाना चाहता है। सर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मोस्टली जो फ्लावर है बच्चा वो बाइसेक्सुअल है, तो सर कैसे करेगा ये क्रॉस पॉलिनेशन, ये तो सेल्फ हो जाएगा, ऑटोगेमी हो जाएंगे। तो बच्चा हम अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है तो दोनों का मैच्योरेशन टाइम बच्चा अलग अलग हो जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो सकता है। दूसरा है कि अगर एंथर और स्टिग्मा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो, ये क्लोज इनफ ना हो तो पॉलन ग्रेन पॉलिनेट नहीं करेगा। तीसरा बच्चा अपने पॉलन ग्रेन को जर्मिनेशन ना होने दे, इसी को एनसीईआरटी कहती है बच्चा सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, अपने पॉलन ग्रेन उसके ऊपर में ना जर्मिनेट ना करने देना, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, जो जेनेटिक्स से कंट्रोल होगा, जो हम जेनेटिक्स वाले टॉपिक में आपको समझा देंगे। चलिए अब कुछ ऐसे प्लांट है जो बोलेंगे भैया हम बाइसेक्सुअल बनाएंगे नहीं, हम यूनिसेक्सुअल बनाएंगे। तो हो सकता है बच्चा फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, यानी मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर हो, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन, यूनिसेक्सुअल मतलब एक सेक्स ऑर्गन। तो हो सकता है एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पे मौजूद हो बच्चा, इसी को कहते हैं मोनोशियस प्लांट। एग्जांपल याद रखिएगा बच्चा CQM, कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स एंड मेज। इसी तरह से हो सकता है बच्चा फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन वो दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे हो, इसे कहते हैं बच्चा डायोशियस प्लांट। एग्जांपल याद रखिएगा बच्चा डेट पाम, मलबेरी एंड पपाया। मैं फिर से बोल रहा हूं,
फ्लावर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के वर्ड में याद कीजिए। प्लांट बच्चा मोनोशियस या डायोशियस में याद कीजिए। प्लांट यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल नहीं होते, प्लांट मोनोशियस या डायोशियस होता है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल होते हैं। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है मोनोशियस डायोशियस में, तो मैंने ट्रिक दिया था। मोनोशियस एम फॉर मैरिज याद रखिए, शादी हो गई तो मेल और फीमेल एक घर में रहेंगे, तो मोनोशियस में मेल एंड फीमेल फ्लावर एक घर में, एक प्लांट पे। डायोशियस में डी का मतलब डाइवोर्स याद रख लीजिए, तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल में डाइवोर्स हो गया, तो ये अलग अलग प्लांट पे पाए जाएंगे। डन। तो इसके एग्जाम्पल और ट्रिक्स याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर बातें करें सर पॉलिनेशन कौन कराएगा, तो पॉलिनेशन कराने के लिए हमें एजेंट चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए एजेंट या तो लिविंग होंगे या तो नॉन लिविंग होंगे। नॉन लिविंग में बच्चा दो तरह के आएंगे, एयर एंड द वाटर। एयर से जो पॉलिनेशन होगा एनिमोफिली, वाटर से होगा बच्चा उसे हाइड्रोफिली कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ए बायोटिक एजेंट में सबसे ज्यादा कौन कराता है, आंसर इज द एयर ना। अब सेकेंड चीज आपको समझना है ध्यान से कि जो पॉलिनेशन बच्चा आप पूछा जाएगा कि जो पॉलिनेशन वाटर से होते हैं वो बच्चे बहुत कम ऐसे प्लांट है जो कि वाटर से पॉलिनेशन करेंगे। ओनली बच्चे 30 ऐसे प्लांट है, 30 ऐसे जिंदा है जो केवल वाटर से पॉलिनेशन करता है। ओनली द 30 जेनस। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। जरूरी नहीं बच्चा जो प्लांट पानी में हो पानी से पॉलिनेट करेंगे, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या है, जो प्लांट पानी में है पानी से पॉलिनेशन कर, नहीं। पानी में बच्चा फ्लावर एक्सपोज होकर के पानी के सरफेस पे आ गए और सरफेस पे बच्चा इंसेक्ट्स या एयर से पॉलिनेशन करता है। तो जैसे आप लोटस देखेंगे बच्चा, वाटर हाइसिंथ देखेंगे, वाटर लिली देखेंगे, जिनके नाम में ही बच्चा वाटर लिखा है वो वाटर से पॉलिनेट नहीं कर रहा। वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ये 2020 के पेपर में था, 2020 के पेपर में यही क्वेश्चन था। वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, इनके बच्चा ये सरफेस पे एक्सपोज हो जाते हैं और यहाँ इंसेक्ट से या तो एयर से पॉलिनेशन करेगा। तो जरूरी नहीं जो पानी में प्लांट हो पानी से पॉलिनेशन करे, केवल कुछ ही प्लांट है। एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दिया है, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया एंड जोस्टेरा। इसमें याद रखना है कौन बच्चा आपको फ्रेश वाटर है, कौन बच्चा मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया है, और मरीन वाटर में बच्चा आपका जोस्टेरा है। अब पानी के ऊपर पॉलिनेशन होगा तो इपी हाइड्रोफिली, यानी पानी के कभी कभी वेलिस्नेरिया याद कीजिए बच्चा। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है बच्चा जैसी मैच्योर होती है वो पेडिसिल को डीकॉइल करके खोल करके वो सरफेस पे आ जाती है, पानी के ऊपर आ जाती है ना। वो पेरेंट बॉडी से अटैच रहती है लेकिन वो ऊपर आ जाएगी। फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर जब मैच्योर होगा तो वो फटेगा और पूरा का पूरा अपने आपको पेरेंट बॉडी से अलग कर लेगा और वो ऊपर सरफेस पे आएगा, या तो पॉलन ग्रेन बच्चा रिलीज हो जाते हैं, इतने तेज से फटते हैं कि पॉलन ग्रेन ही बाहर निकल गए, सरफेस पे आ जाएंगे, पानी के बहाव से पैसिवली फ्लोट करेंगे और फीमेल तक पहुंच जाएंगे, फीमेल फ्लावर तक पहुंचेंगे, आपस में पॉलिनेशन हो जाएगा, फीमेल फ्लावर वापस से अंदर चली जाएगी। ये कहानी बच्चा किसकी है, वेलिस्नेरिया की है, पानी के सरफेस पे पॉलिनेटेड करते। जबकि जोस्टेरा जो बच्चा जिसे सी ग्रास का है वो पानी के अंदर में पॉलिनेशन करेंगे। यहाँ पर बच्चा पॉलन ग्रेन जो होगा रिबन शेप का होगा जिससे वो स्विम कर सके, तैर करके फीमेल तक पहुंचे। दूसरी बात है कि पॉलन ग्रेन कभी भी डिग्रेड ना हो ना, इसलिए उसके अंदर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगा जिससे अपने आप को वाटर से वो प्रोटेक्ट कर सके। चलिए अब बातें करते हैं एयर में जो पॉलिनेशन होगा बच्चा, वो गारंटी तो नहीं है कि एयर का डायरेक्शन क्या होगा, इसलिए पॉलन ग्रेन ज्यादा नंबर में बनेंगे, इनॉर्मस नंबर। ज्यादा दूर तक जाना है तो पॉलन ग्रेन हल्का होगा, नॉन स्टिकी होगा जिससे वो चिपक ना पाए बच्चा, दूर तक जा पाए। जो स्टेमिन होगा बच्चा वेल एक्सपोज्ड होगा, जैसे ग्रास में देखेंगे बड़ा एक्सपोज्ड होता है, अंदर आराम से पॉलन ग्रेन को रिलीज कर सके। ठीक है। अब एनसीईआरटी बोलती है कि जहां पास बच्चा फ्लावर छोटे हैं तो ग्रुप में बना के क्लस्टर में रहिए जिससे एक साथ हजारों पॉलन ग्रेन को रिलीज कर सके। अब स्टिग्मा पे कितना गिरेगा ये कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पर ओव्यूल का नंबर बच्चा लेस होगा, 1 इन नंबर। ये बच्चा नीट के पेपर में क्वेश्चन था कि जो एयर से पॉलिनेशन कर रहे हैं उसमें 1 इन नंबर होगा ओव्यूल का नंबर। चलिए अब यहां पर बात करेंगे बच्चा वहां पर कौन मेज का जो भुट्टा होता है ना बच्चा, कॉर्न कॉब उन्होंने नाम दिया है। तो उसके अंदर बच्चे जो पतले पतले व्हाइट कलर के फाइबर आपने देखे होंगे बच्चा, या आपने देखा होगा खोलते हैं मेज का भुट्टा तो उसमें व्हाइट व्हाइट पतले फाइबर दिखते हैं बच्चा, वो कुछ नहीं, वो टसल है। व्हाट इज टसल, नीट 2023 का क्वेश्चन है वो बच्चे, स्टिग्मा और स्टाइल है। टसल इज नथिंग, इट इज अ स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो जाहिर सी बात यहाँ पर पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए होगा, पॉलन ग्रेन को डिस्पर्स नहीं बच्चा, स्टिग्मा है ना तो स्टिग्मा पे तो पॉलन ग्रेन आएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लस्टर ऑफ फ्लावर दिखेगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा बच्चा, इनफ्लोरेसेंस। ऑलरेडी मेज कैसा है बच्चा, मेज जो है वो मोनोशियस प्लांट है, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर होंगे, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर होंगे ना, आपस में भी पॉलिनेट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप समझिए ध्यान से
अब एनसीईआरटी यहाँ पर डिस्कस करता है कि जो पॉलिनेशन हम करेंगे किससे, इंसेक्ट से करेंगे। मेनली इंसेक्ट से ही तो होता है, एनिमल्स में मेनली बच्चा इंसेक्ट से, बर्ड से भी होते हैं, यहां तक बच्चा लेम्यूर नाम का प्राइमेट्स उससे भी हो जाता है, जो बच्चा कुछ ऐसे हैं गार्डन लिजर्ड उनसे भी हो जाता है ना, तो कुछ तो बड़े बड़े हमिंग बर्ड्स है, सन बर्ड है, इनसे पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो पॉलिनेशन कराने के लिए एजेंट बच्चा बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें सबसे मेन कौन होगा बच्चा, इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में मैक्सिमम कौन होगा बच्चा, हनी बी। फिर से बोलो, सबसे ज्यादा किससे होगा, इंसेक्ट से, और इंसेक्ट में सबसे ज्यादा किससे होगा, हनी बी से होगा। अब ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं कि सर कि आखिर इंसेक्ट्स अगर पॉलिनेशन करना है तो फ्लावर के अंदर क्या अरेंजमेंट चाहिए, तो फ्लावर बच्चा अट्रैक्टिव कलर के हो जिससे कि इंसेक्ट को दिख सके बर्ड्स, ठीक है। दूसरी बात है कि क्यों आएगा, क्यों आएगा इंसेक्ट आपकी तरफ, क्यों आएगा, तो हम उसे रिवार्ड देंगे, कुछ उसे लालच देंगे, इसे कहेंगे फ्लोरल रिवार्ड, उसके नाम पे हम नेक्टर देंगे बच्चा, जूस से भरा हुआ नेक्टर जो कि थैलेमस में होगा, या तो इडिबल पॉलन ग्रेन देंगे। तो बच्चा बोलते हैं सर इडिबल पॉलन ग्रेन का मतलब क्या है, यानी हम पॉलन ग्रेन लाखों में बना रहे हैं, कुछ पॉलन ग्रेन अगर दूसरा इनसे खा ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलिए इडिबल पॉलन ग्रेन हो गया। तीसरा, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं बच्चा जिनको हम जगह देंगे कि आप अपने अंडे को, एग को ले कर सके, अपने बच्चे जो आपके डेवलप होंगे उनको नरिशमेंट देने का हम काम करेंगे। जैसे यक्का प्लांट और मोस का रिलेशन दिया है एनसीईआरटी में, फिग एंड वास्प का रिलेशन एनसीईआरटी ने दिया बच्चा, एमोर्फोफिलस जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर उसका एग्जांपल दिया है, यहाँ पर एक ले करने के लिए आते हैं। कुछ लोग बच्चा रॉबर होते, चोर होते, जो कि बच्चा पॉलिनेशन नहीं कराते, नेक्टर आके लेके चले जाएंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराएंगे। यहीं पर एनसीईआरटी बच्चे एक स्यूडो पॉपुलेशन के बारे में बात करती है, हालांकि इसका डिटेलिंग बच्चे इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ना है, हालांकि एनसीईआरटी ने फिगर जरूर बनाया लेकिन इसका डिटेलिंग हम बाद में कर देंगे। मैंने अपने क्लास में तो यहीं पर कराया था, वहां भी करा देता हूं, मैं 2 जगह करा देता हूं। चलिए अब यहां पर आपको देखिएगा कि पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक है। अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक टॉपिक आएगा। जब पॉलन ग्रेन बच्चा आया तो जरूरी नहीं है कि उसी स्पीसीज का है, हो सकता है बच्चा आम का पेड़ है तो आम का ही पॉलन ग्रेन है, जरूरी है क्या, नहीं, हवा से कुछ भी आ सकते हैं, लीची का भी आ सकता है, इमली का भी आ सकता है, मेज का भी आ सकता है, ग्रास का भी आ सकता है। तो हो सकता है कि सही वाला है, राइट टाइप है तो कॉम्पेटिबल टाइप कहेंगे, हो सकता है गलत वाला है तो इनकॉम्पेटिबल टाइप कहेंगे, हो सकता है अपने प्लांट का आ जाए तो उसे सेल्फ इनकॉम्पेटिबल कहेंगे। तो दे आर द 3 चांसेस ऑफ पॉलन ग्रेन, अपना वाला पॉलन ग्रेन है सेल्फ इनकॉम्पेटिबल, अगर गलत वाला है, गलत स्पीसीज का है इनकॉम्पिटेबल रॉन्ग टाइप, और अगर यहां पास राइट वाला आया, सही वाला आया, अपने स्पीसीज का आया तो इसे राइट टाइप या कॉम्पेटिबल टाइप कहेंगे। तो जो कॉम्पेटिबल है बच्चा, राइट टाइप है, वो स्टिग्मा से यहां से क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा, केमिकल डायलॉग होगा, ये डायनेमिक प्रोसेस, ये बच्चा कई स्तर पे होते जाता है, यानी जब तक वो स्टिग्मा स्टाइल से ओवरी तक पहुंचेगा तो लगातार इनमें इंट्रैक्शन होगा, और इंट्रैक्शन अगर सक्सेसफुल है बच्चा तो ये पॉलन ट्यूब का क्या होगा, ग्रोथ होते जाएगा, अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहा तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे ना। तो यहां पर रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस वर्ड एनसीईआरटी यूज करती है। चलिए अगर हमें बच्चा, ठीक है, अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा और उसी में बच्चा जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना देगा, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। अब एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया कि अगर बच्चा आम का पेड़ है तो उसपे आम का ही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, क्योंकि दोनों का केमिकल मैच कर रहा है, लीची का तो करेगा नहीं। तो अगर हमें वो केमिकल बच्चा पता चल जाए तो वो केमिकल हम लीची वाले पॉलन ग्रेन में डाल देंगे, और बच्चा जब हम स्टिग्मा पे लीची का पॉलन ग्रेन डालेंगे तो वो स्टिग्मा से एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और जाहिर सी बात है हम एक आम का प्लांट को लीची के साथ में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, 2 स्पीसीज के बीच क्रॉस हो सकता है। इस पे कई सारे साइंटिस्ट बच्चा रिसर्च कर रहे हैं कि वो केमिकल डायलॉग होता किस केमिकल से होता है, अगर पता चल जाए तो हम 2 अलग अलग स्पीसीज को क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉलन ट्यूब बच्चा ग्रो करेगा, वो स्टिग्मा से स्टाइल में जाएगा, स्टाइल से ओवरी में जाएगा। सर इनको डायरेक्शन कौन देगा, तो जो सिनर्जिड है बच्चा वो लगातार कुछ केमिकल रिलीज करता है जिससे पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन दे सके। अब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से इंटर करेगा और वो कोई भी बच्चा वन ऑफ द सिनर्जिड, सिनर्जिड 2 थे उनमें से किसी एक सिनर्जी में इंटर करेगा और जाके वहां बस्ट हो जाएगा, और 2 मेल गैमेट आपके सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे। अब यहां पर इसलिए टॉपिक आएगा डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 मेल गैमेट्स हैं जिनमें पहला मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करके जाइगोट बनेगा, दूसरा मेल गैमेट बच्चा अभी फ्यूज करने से पहले सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, वो ट्वाइस एन वाले बच्चा सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, उनमें सेकेंड मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा, इस वर्ड को कहेंगे बच्चा ट्रिपल फ्यूजन ना। अब यहां पर बच्चा को एक कंफ्यूजन है, सर
क्या दोनों पोलर न्यूक्लियस एक पहले फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनते हैं, फिर सेकेंड मेल गैमेट आता है, या तीनों न्यूक्लियस बच्चा, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तीनों एक साथ फ्यूज करते हैं? तो यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट वैलिड है, लेकिन आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी बोलती है कि पहले दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके ट्वाइस एन वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा, उसमें सेकेंड मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा, इसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, जिसे वो न्यूक्लियस अब ट्राइस एन बन जाएगा, पेन बन जाएंगे, और सेंट्रल सेल अब पेक बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो अब हमें दो कहानी पढ़नी है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है और पेन से पेक से हमें इंडोस्पर्म बनाना है। लेकिन एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी एम्ब्रियो बनने से पहले पहले इंडोस्पर्म बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नरिशमेंट देने का काम पहले से स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं एम्ब्रियो बन रहा है उसे नरिशमेंट मिलने वाला है नहीं, इसलिए इंडोस्पर्म का कुछ पार्ट पहले से बन जाएगा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होगा। एनसीईआरटी बोलती है कि इंडोस्पर्म को अगर पढ़ना है तो कोकोनट ना, टेंडर कोकोनट, एक कच्चा नारियल जो डाब आप बोलते हो ग्रीन कलर का जो लगा रहता है, उसमें आप पढ़ लीजिए। तो वहां पर एक सेल होगा पेक सेल, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है बच्चा वो लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और मास ऑफ न्यूक्लियस बना देगा, मास ऑफ न्यूक्लियस बना देगा, कोकोनट का पानी कोकोनट का पानी बन जाएगा बच्चा, इसी को हम कहेंगे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। बाद में बच्चा मैच्योरिटी पे ये इसके अंदर सेल का फॉर्मेशन होने लगेगा, साइटोकाइनेसिस होने लगेगा, और अल्टीमेटली सेलुलर एंडोस्पर्म कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो सेलुलर एंडोस्पर्म है बच्चा वो व्हाइट वाला सॉलिड पार्ट है, जिसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे, एनसीईआरटी से व्हाइट कर्नल बोलेगा, व्हाइट कर्नल। जो अंदर में पानी वाले पार्ट है बच्चा वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, मैच्योरिटी पे एक टाइम आएगा पानी खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा बच्चा सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कर्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे आर फिल्ड विथ न्यूट्रिटिव टिश्यू, उसमें खाना भरा पड़ा रहेगा और वो नरिशमेंट देने का काम करेगा एम्ब्रियो को। चलिए अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट को समझिए। एम्ब्रियो बच्चा एक सेल का, जाइगोट बच्चा, जाइगोट एक सेल का है, वो डिवाइड करके दो सेल बनेगा, एक बड़ा सा सेल बनेगा बच्चा सस्पेंसर सेल, एक छोटा सेल बनेगा बच्चा एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल में लगातार डिवीजन होगा, 6 to 10 सस्पेंसर सेल बन जाएंगे, जो कि बच्चा वो ढकेलने का काम करेगा एम्ब्रियोनल सेल को इंडोस्पर्म की तरफ ना। तो यहां पास सस्पेंसर से 6 to 10 सेल बन गए, जो ढकेलेगा कि एंडोस्पर्म की तरफ अब जाओ। अब यहाँ पे एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करके बच्चा 4 स्टेज में जाएगा। पहला वो बनेगा प्रो एम्ब्रियो, एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़िए। प्रो एम्ब्रियो से बनेगा वो बच्चा ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोबुलर से बनेगा हार्ट सेल स्टेज, और हार्ट सेल स्टेज से बनेगा बच्चा मैच्योर एम्ब्रियो। तो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, उनमें एम्ब्रियो बनने की कहानी लगभग बच्चा एक समान होती है। मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, एम्ब्रियो बनने की लगभग कहानी बच्चा एक समान होती है। मैच्योरिटी पे बच्चा डाइकॉट में दो एम्ब्रियो दो कॉटिलिडन बन जाएंगे, दो कॉटिलिडन में खाना रिजर्व हो जाएगा, इसलिए इनके अंदर बच्चा इंडोस्पर्म नहीं पाए जाते। इसलिए जो भी डाइकॉट होते हैं बच्चे उनमें इंडोस्पर्म नहीं होता है, मैच्योरिटी पे कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बनेगा। जबकि मोनोकॉट में एक ही आपको कॉटिलिडन बनना है तो इंडोस्पर्म बचा रह जाता है बच्चा, तो इसलिए ये इंडोस्पर्मिक सीड बनाएगा। एक एक्सेप्शन है बच्चा ऑर्किड का, जो कि बच्चा मोनोकॉट है, फिर भी इसमें मैच्योरिटी में इंडोस्पर्म नहीं होगी। इसी तरह से बच्चा कैस्टर एक डाइकॉट है, जिसके अंदर में बच्चा वो इंडोस्पर्म बचा रह जाएगा, जबकि वो डाइकॉट है। जैसे ग्राम, बी, पी, बीन, ग्राउंडनट, ये बच्चा डाइकॉट है लेकिन इंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा, इंडोस्पर्म नहीं होगा बच्चा, इंडोस्पर्म नहीं होगा। पी, बीन, ग्राम ये सब के अंदर इंडोस्पर्म नहीं होंगे, लेकिन बच्चा कैस्टर डाइकॉट है लेकिन इंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा। इसी तरह सोलेनेसी फैमिली बच्चा जो क्लास 11th में पढ़ा होगा, वहां इंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाता है। आप एनसीईआरटी क्लास 11 मॉर्फोलॉजी निकाल के चेक कीजिएगा, वो डाइकॉट है लेकिन इंडोस्पर्म होंगे। चलिए अब यहाँ पास क्या हो गया, जिस दिन बच्चा एम्ब्रियो बन गया, मैच्योर एम्ब्रियो बन गया, ओव्यूल का नाम बच्चा सीड हो जाएगा। तो ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड, ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। ठीक है, तो सीड के अंदर में क्या होगा, पोर होगा जिसका नाम है माइक्रोपाइल, जिससे बच्चा वो ऑक्सीजन लेने में हेल्प करेगा, जिसे वाटर लेने में हेल्प करेगा, सीड जर्मिनेशन में रेडिकल को इलोंगेट करने में हेल्प करेगा, यानी ये रेडिकल वहीं से इलोंगेट होगा, रिलीज होगा। दूसरी बात है सीड कोट क्या होगा बच्चा, हार्ड होगा, जिससे कि प्रोटेक्शन दे सके, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने का काम कर सके। अंदर में मैंने बताया डाइकॉट है तो इंडोस्पर्म नहीं होगा, मोनोकॉट है तो इंडोस्पर्म होगा। मोनोकॉट का सीड का एग्जांपल आप देखिएगा बच्चा, आप देखिएगा ग्रास में, देखिए आप देखिए बच्चा मेज में। एनसीईआरटी ने ग्रास का फिगर बनाया बच्चा, एक बड़ा कॉटिलिडन बनेगा जिसका नाम स्क्यूटेलम होगा, जो लगेगा चारों तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस को ढक रहा है। दूसरा कॉटिलिडन काफी छोटा होगा, रुडिमेंट्री होगा, नॉन फंक्शनल होगा, नाम दिया बच्चा इपीब्लास्ट। एनसीईआरटी में ग्रास का एम्ब्रियो का निकाल के फिगर देखिए। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक तरफ रेडिकल होगा, एक तरफ बच्चा प्लीम्यूल होगा। रेडिकल फ्यूचर में रूट बनाएगा, प्लीम्यूल बच्चा फ्यूचर में शूट बनाएगा, यानी स्टेम वाला पार्ट बनाने वाला है।
ठीक है। जबकि मोनोकॉट में बच्चा जो रेडिकल है उसको कवर करने के लिए रूट कैप है, उसको भी कवर करने के लिए बच्चे एक फोलियर स्ट्रक्चर है कोलियोराइजा। जबकि जो प्लीम्यूल है उसको कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होगा बच्चा जिसका नाम होगा कोलियोटाइल। इस कोलियोटाइल और बच्चा जो आपका प्लीम्यूल है उसके बीच में बच्चा कुछ रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसका नाम होगा बच्चा, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में बच्चा थ्योरी में लिखा दिया लीफ प्राइमोडिया, यानी ये इमैच्योर लीफ है जो जर्मिनेट करने के बाद में पहला लीफ का फॉर्मेशन करेंगे। एनसीईआरटी में बच्चा फिगर को देखिएगा, एनसीईआरटी में बच्चा आप थ्योरी में देखिएगा तो आपको ये दिख जाएगा ना। चलिए, अब एनसीईआरटी ने बोला है बच्चा कि जो मेज का फिगर होता है बच्चा, मेज तो मोनोकॉट है, मेज में इंडोस्पर्म भर भर के होंगे, स्टार्ची इंडोस्पर्म, लेकिन इंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच्चा एक पतले से लेयर में होगा जिसका नाम होगा एल्यूरोन लेयर। तो एल्यूरोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ द इंडोस्पर्म, इसलिए ये भी ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। बट एल्यूरोन लेयर आर रिच इन प्रोटीन एंड द एंजाइम, हालांकि मेन इंडोस्पर्म तो स्टार्ची है, स्टार्च से भरा है, लेकिन जो एल्यूरोन लेयर है बच्चा वो प्रोटीन और एंजाइम से भरा पड़ा है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मेज के अंदर में एल्यूरोन लेयर किसका पार्ट, इंडोस्पर्म का, तो किस नेचर का होगा, ट्रिप्लॉइड। स्टार्ची इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नेचर के होंगे। बाकी जो बच्चा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के नाम पे हमें दो कॉटिलिडन नहीं, मोनोकॉट है तो एक कॉटिलिडन होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होंगे, एक तरफ रेडिकल प्लीम्यूल होगा, कवर करने के लिए कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा होंगे। चलिए, अब यहाँ पर बातें करते हैं बच्चा कि हमारा सीड बन चुका है। अब सीड बन चुके हैं तो सीड बच्चा किससे बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने मेल गैमेट्स बनाया, फीमेल गैमेट बनाया, फर्टिलाइज किया, जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, और अल्टीमेटली दे विल कन्वर्ट इन द सीड। अब यहां पर देखिएगा कि कुछ सीड बच्चा बनने के बाद में 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद जर्मिनेट करते हैं। इसी को कहते हैं बच्चे जो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं सीड, इसी को कहते हैं बच्चा डोरमेंसी। और डोरमेंसी में जाना अच्छी बात है, अगर डोरमेंसी नहीं हुआ बच्चा तो आपका लाइफ नहीं चलेगा। क्यों? सीड आज बना और आज ही जर्मिनेट कर जाता, सीड आज बना, राइस का, व्हीट का, मेज का सीड बना, मैच्योर हो गए और आज ही जर्मिनेट कर जाते, तो हम लोग बच्चा खाते क्या, हम क्या खाते, सीड ही तो खाते हैं। हम बच्चा अगले स्टोर कर देते हैं और 6 महीने के बाद, 1 साल बाद वही सीड तो खाते हैं ना। तो वो सीड इसलिए खाते हैं क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में, डोरमेंसी के फॉर्म में। अगर सीड में डोरमेंसी ना हो, जर्मिनेशन तुरंत हो जाए, तो हमारे लिए फूड क्या मिलेगा, हम अगले साल खेती करेंगे तो बच्चा सीड चाहिए ना। तो सीड तभी तो हमें मिलेगा जब वो डोरमेंसी फेज में मेंटेन रहे, और डोरमेंसी में रहने के लिए जरूरी है बच्चा कि वो सीड डिहाइड्रेटेड हो। इसलिए आपने घर में देखा होगा बच्चा, जब मम्मी आपकी सीड लाती है व्हीट का तो पहले धोती है, उसको सुखा देती है, क्योंकि अगर भींगा हुआ सीड रहेगा बच्चा तो वो एक्वस कंडीशन में रहेगा, तो वहां पास बैक्टीरिया फंगस अटैक करने के चांसेस है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म ज्यादा करेगा ना, तो खराब हो जाएगा। इसलिए हमें सीड के अंदर में डिहाइड्रेटेड हो, पानी कम होगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगा, तब तो वो चुपचाप से ना वो डोरमेंसी स्टेज में मेंटेन रहेगा। आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला है कि सीड का बनना मोर ना, ये जो है सीड बनने के दौरान में पॉलिनेशन हुआ, कोई पानी की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ, कोई पानी की जरूरत नहीं है। जबकि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो में क्या पढ़ा था, वहां फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, इसलिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ज्यादातर दुनिया में ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि उनको पानी की जरूरत थी। और यहाँ पास जब सीड बनाने वाला प्लांट है जिम्नोएंजियो, ना पॉलिनेशन के लिए वाटर चाहिए, ना फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, वो इंडिपेंडेंट है। अब एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया, बड़ा कंफ्यूजिंग है, वाटर डिपेंडेबल। एनसीईआरटी पढ़ना कि सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, तो यह बच्चा गलत मीनिंग निकालता है, यानी सर यहाँ पर पानी रहेगा तभी सीड बनेगा, गलत। उसको अब रिलायबल वर्ड पढ़िए, सीड बनता है ना तो सीड डोरमेंसी में है, अगले 5 साल के बाद वो जर्मिनेट कर जाएगा। सीड बना बच्चा, उसे ले जाके हम दूसरे कंट्री में, दूसरे जगह पे स्प्रेड कर दे, दूसरे फॉरेस्ट में स्प्रेड कर दे, आराम से फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जर्मिनेट करेगा। तो सीड बनने से आप ज्यादा दूर तक स्प्रेड कर सकते हो, ज्यादा दिनों तक आप लाइफ फॉर्म में मेंटेन रह सकते हो। अब सीड कब जर्मिनेट करेगा, 4 चीजें, जब फेवरेबल कंडीशन हो, बारिश हो, बारिश हुआ तभी तो सीड जर्मिनेशन करेंगे। आप सीड ले लेते हो, पानी डालते हो ना, तब तो सीड का जर्मिनेशन होता है ना। दूसरी बात, जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो, इसलिए मिट्टी को आप क्या करते हो, सॉफ्ट करते हो। किसान खेती करता है, वो ट्रैक्टर से, वो किसान हल चलाता है, उसे मिट्टी को सॉफ्ट करता है। मिट्टी जितना सॉफ्ट होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा मिट्टी में, उतना ज्यादा सीड जर्मिनेशन आसान होगा, क्योंकि सीड जर्मिनेशन करने के लिए हमें एम्ब्रियो को रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज
ना। सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है बच्चा तो एंजाइम ही डीनेचर हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। इसलिए गर्मी में खेती नहीं होती। बहुत ज्यादा ठंड है बच्चा, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, खेती वेती नहीं होगी, क्योंकि भैया एंजाइम सारा इनएक्टिव है। इसलिए सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल सीजन चाहिए, पानी चाहिए, बरसात का सीजन चाहिए। और तीसरा चीज मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीजन चाहिए। चलिए अब फ्रूट, ऑलरेडी मैंने बच्चे मॉर्फोलॉजी में आपको समझा रखा है कि जो फ्रूट है बच्चा वो किससे बनेगा, ओवरी से। अगर बच्चा ओवरी से केवल फ्रूट बना तो उसे ट्रू फ्रूट कहेंगे। अगर ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी हो गया तो उसे बच्चा हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे। अगर बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बना तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। तो फ्रूट की तीन कैटेगरी, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और केवल ओवरी इन्वॉल्व हुआ तो ट्रू फ्रूट, जैसे मैंगो, ठीक है, पपाया, ठीक है, सिट्रस आप मान लेते हैं नींबू में, संतरे में। दूसरा आप मान लीजिए कि अगर फ्रूट बना लेकिन उसमें ओवरी के अलावा और भी पार्ट हो गया, जनरली थैलमस हो गए, जैसे स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट एंड द, कौन है बोलिए आप लोग, तो सर एप्पल, सेब में। और बिना फर्टिलाइजेशन का अगर हो गया तो इसे कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जिसका एग्जांपल है बनाना। आजकल हम हार्मोन के थ्रू बच्चा जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सीन के हेल्प से भी पार्थिनोकार्पी करा लेते हैं। लेकिन पार्थिनोकार्पी बच्चा वही अप्लाई कीजिएगा जहां पर सीड, क्योंकि पार्थिनोकार्पी में बच्चा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए सीड नहीं बनेंगे। इसलिए आपने पपाया को काटते हो कभी बच्चा तो आपको वहां पर कोई भी सीड नहीं दिखता, वहां पर व्हाइट 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 पत्ते पत्ते छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखते, वो बच्चा ओव्यूल था, सीड तो बना नहीं। इसलिए आप पोमग्रेनेट में पार्थिनोकार्पी अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि पोमग्रेनेट में आप क्या खाते हो, आप खाते हो सीड, तो सीड ही नहीं बनेंगे। आप बच्चा मटर में मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वहां खाते हुए आप सीड खाते, सीड ही नहीं बनेगा। इसलिए पार्थिनोकार्पी वहीं अप्लाई कीजिएगा जहां पर आप सीड खाना पसंद नहीं करते, जैसे वाटरमेलन में, पपाया में। लेकिन नींबू में बच्चा, नींबू में अगर सीड नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें रस तो मिल ही रहा है। लेकिन बच्चा ऐसे जगह जहां आप सीड ही खाते हो तो वहां पार्थिनोकार्पी अप्लाई कीजिएगा, तो सीड ही नहीं बनेगा तो खाओगे क्या, तो इसलिए थोड़ा अप्लाई कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट। चलिए कभी कभी क्या होता है बच्चा कि जो आपका ओवरी का वॉल है वो फ्रूट वॉल बनेगा जिसका नाम है पेरिकार्प। तो ये पेरिकार्प थिन एक पतला सा लेयर रह जाएगा, तो ऐसे फ्रूट को कहेंगे बच्चा ड्राई फ्रूट। जैसे आपके एनसीईआरटी ने मस्टर्ड का एग्जांपल दिया, या मेज हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये भी बच्चा ड्राई फ्रूट है, क्योंकि यहाँ पर पतला सा लेयर एक फ्रूट वॉल का होता है। जबकि भी फ्रूट वॉल बच्चा मल्टी लेयर्ड हो जाएंगे तो इसे कहेंगे फ्लेशी फ्रूट, जैसे मैंगो में, सिट्रस में, पपाया में, ये सब देखिए बच्चा इसके अंदर में जो फ्रूट वॉल है मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं। इसलिए आपने पढ़ा है ना, आम के अंदर में जो छिलका है वो इपिकार, जो मैंगो खाते हैं मीजोकार, अंदर का गुठली बच्चा इंडोकार, यहाँ तीन डिस्टिंक्ट लेयर में टूट गया बच्चा, तो ये कहलाएगा फ्लेशी फ्रूट। आई बात समझ में। तो ड्राई फ्रूट काजू किशमिश नहीं है, ऐसा फ्रूट जिसमें ओवरी वॉल पेरिकार्प सिंगल पतला लेयर, ओवरी वॉल मल्टी लेयर मोटा, तो ये हो गया फ्लेशी फ्रूट। डन। चलिए अब आगे चलिए। तो आप एनसीईआरटी में यहाँ पास आएगा कि सर कोई ऐसा सीड है सर जो हजारों साल तक वाइबल फॉर्म में है, तो दो बच्चे हमें रिकॉर्ड मिले हैं, याद है, किंग हेरोड पैलेस वाला, कि हमने डेड सी के पास में एक राजा का महल था, पैलेस, वहां खुदाई की, आर्कियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट वाले गए, खुदाई की, तो खुदाई में कुछ सीड मिले, किसका बच्चा, डेट पाम का, याद है, डेक्टिलीफेरा करके कुछ दिया है साइंटिफिक नेम। तो वहां पर जब देखा गया, सीड को निकाला गया, और सीड को जब ग्रो किया बच्चा, वो जर्मिनेट किया, प्लांट बनाया, फ्लावरिंग किया, और जब हमने केमिकल से चेक किया तो पता चला ये 2000 साल पुराना था, एक रिकॉर्ड मेंटेन हुआ। इसी तरह से आर्कटिक बच्चा, जो पोलर रीजन होते हैं जहां बर्फ भरे होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा, ठंडा वाला जगह बच्चा ना, तो वहां पर जब हमने चेक किया तो एक हमें सीड मिले जिसका नाम किसका बोला, ल्यूपिन का, ल्यूपिनस आर्कटिकस। उसके सीड को जब केमिकल से चेक किया गया तो पता चला कि 10,000 साल पुराना है। हाँ, तो ये एक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, उस सीड को लगाया, प्लांट बने, फ्लावर बनाया, पॉलिनेशन किया, अपना जनरेशन कंप्लीट कर रहा है। तो ये दो रिकॉर्ड एनसीईआरटी में है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। सर व्हाट इज अ पेरिस्पर्म, तो जब कभी बच्चा जो न्यूसेलस है ना ओव्यूल का, वो एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देता है, तो धीरे 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 न्यूसेलस कंज्यूम होते चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब कभी कुछ सीड में बच्चा न्यूसेलस बचा हुआ रह जाता है सीड बनने के बावजूद, जबकि सीड में न्यूसेलस होते नहीं है जनरली, तो कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें न्यूसेलस बचा हुआ रह जाएगा, इसी को कहेंगे बच्चा पेरिस्पर्म। पेरी का मतलब पेरी फेरी, स्पर्मा का मतलब सीड, पेरी फेरी में सीड के पेरी पेरी में बच गए तो इसी को कहेंगे पेरिस्पर्म। एग्जांपल है बच्चा ब्लैक पीपर एंड द बीट ना, जो शुगर बीट है, बीट चुकंदर, तो उसी के अंदर में हमें क्या पाया जाएगा, पेरिस्पर्म। याद होगी आपको। चलिए अब यहाँ पास आगे चले, तो यहाँ पास आपको दो टॉपिक एनसीईआरटी में डिस्कस किया जाएगा, एपोमिक्सिस एंड द पॉलीम्ब्रियोनी। ध्यान सुनिए, एपो का मतलब, ए का मतलब नॉट,
एपो, नॉट मिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन, मिक्सिंग यानी आप बिना फर्टिलाइजेशन के कोई भी बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बनना, इसी का दूसरा नाम होता है बच्चा एगेमोस्पर्मी। ए का मतलब नॉट, गेमो का मतलब मैरिज और स्पर्मी मतलब सीड। सीड तो बना लेकिन बिना मैरिज का बना, बिना फर्टिलाइजेशन का बना, सिंपल सा। पॉलन ग्रेन नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुए, मेल गैमेट नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जायगोट नहीं बना, तो सर सीड कैसे बन गए, मेल गैमेट तो आया नहीं। तो यही तो कहानी है बच्चा। इस केस में होता गया है कि ओव्यूल के अंदर मास ऑफ सेल थे न्यूसेलस, न्यूसेलस का सेल बन गया मेगास्पोर मदर सेल। सर जानते हैं, अब मेगास्पोर मदर सेल बच्चा नहीं गया मियोसिस में, वो डायरेक्टली बच्चा माइटोसिस करके इम्ब्रियो सैक बना दिया। तो जो इम्ब्रियो सैक बना वो बेटा माइटोसिस से बना, और जो बना तो बच्चा डिप्लॉयड होगा, सिनर्जी डिप्लॉयड, एक सेल डिप्लॉयड, सब कुछ बच्चा पोलर न्यूक्लियर डिप्लॉयड, सब कुछ डिप्लॉयड है। तो यहाँ एक ऐसा बन गया बच्चा डिप्लॉयड। अब ये एग अपने आप को बच्चा जाइगोट की तरह ट्रीट कर लिया, और ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग तो डिप्लॉयड कंडीशन का है, वो डिवाइड करके बच्चा इम्ब्रियो बन गए, और जैसे ही ओव्यूल में इम्ब्रियो बना, ओव्यूल बच्चा सीड में कन्वर्ट हो गया। तो कोई मेल गैमेट नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बच्चा, यहां तो जो एग है वही बच्चा इम्ब्रियो बन गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डिप्लॉयड एग था, डिप्लॉयड इम्ब्रियो बन गए, और इम्ब्रियो बना तो क्या बन गए बच्चा, सीड बन गए। तो इसी को कहते हैं बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का बनना, एपोमिक्सिस। बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना, पार्थिनोकार्पी। बिना फर्टिलाइजेशन बच्चा इम्ब्रियो का बनना, उससे ऑर्गेनिज का बनना, इट इज अ पार्थिनोजेनेसिस। आपको चैप्टर 1 में बताया जाएगा बच्चा, टर्की बर्ड, हनी बी के केस में, रोटीफर्स के केस में, कि वहां बच्चा अंडे आए, एग आया, बिना फर्टिलाइजेशन का इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो से नया ऑर्गन तैयार हो गया। एनिमल के केस में उसे कहते हैं बच्चा पार्थिनोजेनेसिस। तो क्वेश्चन आएगा, बिना फर्टिलाइजेशन सीड का बनना एपोमिक्सिस, बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना पार्थेनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन इम्ब्रियो का बनना बच्चा पार्थिनोजेनेसिस। चल, अब एनसीईआरटी ने बोला बच्चा पॉलीम्ब्रियोनी, व्हाट इज द पॉलीम्ब्रियोनी? सर सीड में एक से ज्यादा इम्ब्रियो का बनना, नाम में तो ये लिखा है, सर कैसे बन गया? तो देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पर कोई पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पर हुआ गया बच्चा, जो न्यूसेलस के कुछ सेल, न्यूसेलस तो मास ऑफ सेल है, उसमें मान लो 100 सेल, 10 सेल मान लो बच्चा, 10 सेल, या इंटीग्यूमेंट के कुछ सेल अपने आप को डिवाइड करके बच्चा इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए, या तो इंटीग्यूमेंट या तो न्यूसेलस के सेल डिवाइड करने लगे और इम्ब्रियो बन गए। उन्होंने इम्ब्रियो सैक को तोड़ दिया, ढकेला, प्रोट्यूट किया, अंदर घुस गए और डिवाइड करके इम्ब्रियो बन गए। तो यहाँ पर कई सारे सेल न्यूसेलस के या इंटीग्यूमेंट के अपने आप को डिवाइड करके बच्चे इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए। इम्ब्रियो बन गया तो सबसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया। तो इसके अंदर में ढेर सारे आपको मिलेंगे क्या, इम्ब्रियो। इसी को कहेंगे पॉली इम्ब्रियोनी, जो कि आपको ऑरेंज में दिखेगा, और ये दिखेगा आपको सिट्रस में, नींबू वाले में। हाँ, एपोमिक्सिस का एग्जांपल एनसीईआरटी में ग्रासेस में और एस्टेरेसी फैमिली, यानी कि ये दिखेगा सनफ्लावर वाली फैमिली, एस्टेरेसी। चलिए, अब यहां पास आपको पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा ना, कि सर हम एनसीईआरटी में एक लास्ट का पैराग्राफ बच्चा सबसे डिफिकल्ट, यहाँ पर बच्चा पढ़ता है कभी रिलेट नहीं कर पाता, कई बार पढ़ता है रिलेट कभी नहीं कर पाता बच्चा। एनसीईआरटी का लास्ट वो लाइन जो कि उन्होंने एपोमिक्सिस के फायदे बताए। देखिए एपोमिक्सिस में क्या होता है, सर बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बन जाता है। चलिए डन भाई, तो ये सर बिना फर्टिलाइजेशन का हुआ, तो सेक्सुअल या एसेक्सुअल? तो सर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि गैमेट का फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। लेकिन सर सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट आपने बताए। तो सोचिए, मैंने आपके हाथ में सीड दे दिया, तो आप तो बोलोगे सर ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट है। सोचिए, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट है, लेकिन जब मैंने आपके हाथों में सीड दिया और मैंने बोला ये एपोमिक्सिस से बना है, बोले सर ये कैसे बन गया? यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉपी कर रहा है, मिमिक कर रहा है, क्योंकि हमें जनरली मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं क्या, सीड, लेकिन एपोमिक्सिस में बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बना, यानी ये एक तरह का मिमिक कर लिया किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। चलिए, अब यहाँ पर एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ देखिए बच्चा, ध्यान समझिए, हम एपोमिक्सिस पे क्यों रिसर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए डॉलर खर्च कर रहे हैं, लैब में रिसर्च कर रहा है बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बचा पूरे दुनिया में, कि हमें एपोमिक्सिस बनाना सीख जाए, तब हमारा बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाएगा बच्चा पूरे वर्ल्ड में, एपोमिक्सिस अगर बनाने आ जाए। सर कैसे? देखिए, आप बच्चा मान लो कि आप असम में बैठे हो, असम में बच्चा एक मैंगो का फ्रूट है बच्चा, बहुत मीठा है बच्चा, लेकिन वो साइज में छोटे हैं और पूरे प्लांट में 5 ही लगते हैं, ओनली 5। प्रोडक्शन बहुत कम है, साइज बहुत छोटा है, लेकिन मीठा बहुत है। हम चाहते हैं कि बच्चा इसका साइज बड़ा कर सके, कैसे करोगे? अमेरिका में एक प्लांट है बच्चा जिसका साइज मैंगो का बड़ा है,
और प्रोडक्टिविटी बहुत देता है, एक प्लांट में 1000 बनते हैं। तो सर अमेरिका वाला प्लांट असम वाला प्लांट को क्रॉस करा दो ना, इससे एक हाइब्रिड बन जाएगा। इसके अंदर में असम का ही एक प्लांट ऐसा बन जाएगा जो असम वाला ही स्वीटनेस हो, मीठापन हो और साइज बड़ा बन जाए। तब तो सर हम असम में ही लगाएंगे, असम के मिट्टियों में, क्लाइमेट में लगाएंगे, फ्रूट बड़े बड़े साइज का मिलेगा और सर हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, स्वीटनेस तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए आजकल हम ढेर सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट, क्रॉप्स बनाते हैं बच्चा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करके दो को क्रॉस कर दिया जाता है जिससे नया कैरेक्टर बन जाए। जैसे मैंने आपको बोला था बच्चा कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा की शादी हुई बच्चा, उससे जो बच्चे आए, उसकी जो बेटी आई, सोचो वो बच्चा हाइब्रिड है, उसी को कहते हैं हाइब्रिड, विगर, हेट्रोसिस। वो बच्चे अगर मान लो सुबह में क्रिकेट खेले और वर्ल्ड कप इंडिया के लिए लाए और शाम में बच्चा मूवी शूटिंग करे और पठान मूवी बनाए, तो 1000 करोड़ का वो भी कलेक्शन कर रही है और क्रिकेट में वर्ल्ड कप भी ला रही है, तो वो दोनों पेरेंट से बेटर हुई ना, दोनों पेरेंट के अच्छे गुण आ गए, इसी को कहते हैं हेट्रोसिस। इसलिए हम हमेशा दो पेरेंट को क्रॉस करते हैं, दो फ्रूट को क्रॉस करके एक नया फ्रूट का प्लांट बनाते हैं जिसमें दोनों अच्छे कैरेक्टर आ जाए। चलिए, तो इसके लिए साइंटिस्ट को बहुत मेहनत करना पड़ता है, सालों भर का रिसर्च करना पड़ता है और बहुत महंगा पड़ता है। तो हमने हाइब्रिड बनाया असम का, असम के अंदर में से ए नाम के जीन आए और अमेरिका से बी नाम का जीन आया, दोनों को जोड़ा, ए बी नाम का बन गया बच्चा प्लांट, जिसके अंदर में हाइब्रिड वाले गुण आ गए, मीठा भी है और बड़ा भी है, साइज बड़े भी हो गए, प्रोडक्शन बढ़ गया। और ये मैंने किसान को दे दी, किसान उसे ले जाएगा बच्चा। अब किसान जब ले जाएगा उसकी खेती करेगा, अब उससे नया सीड बना, उस सीड के अंदर में बच्चा क्या होगा प्रॉब्लम, कि उसके अंदर में बच्चा नेक्स्ट जनरेशन जब जाएगा ना, तो जब गैमेट्स बनाएगा, तो गैमेट्स बनाने में दोनों जीन्स ए एंड बी जो थे बच्चे, ये जेनेटिक्स में क्लियर होगा, ए और बी जो जीन थे बच्चे एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ए अलग बी अलग। इसी तरह से दूसरा प्लांट बच्चा जब वो गैमेट्स बनाएगा, फीमेल गैमेट्स बनाया, तो उसके अंदर में कैसा कैरेक्टर था, ए एंड बी वाले, वो अलग हो जाएंगे, ए अलग बी अलग। अब ए से फ्यूज करेगा, ए बी से फ्यूज करेगा, तो यहां पास क्या होंगे बच्चा, कैरेक्टर ए और बी जो आपने मिक्स किया था वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए, कैरेक्टर अलग हो गया। अब अगला जनरेशन जो प्लांट का बनेगा बच्चा, उसके अंदर में जो कैरेक्टर है ए और बी वाले वो अलग हो चुके हैं, अब वो हाइब्रिड वाले नहीं रहे। इसलिए किसान को फिर से नया सीड खरीदना पड़ेगा हर साल, हर साल नया सीड खरीदेगा तो वो कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि साइंटिस्ट कई सालों के मेहनत के बाद बनाया है, वो बहुत महंगा सीड मिलेगा और हर साल ये हाइब्रिड वाला सीड खरीदना पड़ता है। आप हाइब्रिड सीड यूज नहीं कर सकते दूसरे साल, क्योंकि हाइब्रिड वाले गुण सेग्रीगेट हो जाएंगे, कैरेक्टर बच्चा लूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्यों ना हम उस सीड के अंदर में ऐसे जीन डाल दे बच्चा जो कि एपोमिक्सिस करा दे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट बनेगा नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, दो कैरेक्टर का मिक्सिंग होगा नहीं, इस तरह का है नहीं, तो पुराने वाले कैरेक्टर ए और बी वाले हमेशा मेंटेन रहेंगे, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो हमेशा ए बी वाले कैरेक्टर मेंटेन रहा। अगला साल प्लांट बनाया, उससे जो सीड बने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना, कैरेक्टर तो सेग्रीगेट हुए नहीं क्योंकि गैमेट तो बना नहीं था, फर्टिलाइजेशन तो हुए नहीं, तो ए बी वाले गुण मेंटेन रहे। अगले साल फिर से खेती में लगा दो वही सीड को, फिर से हाइब्रिड प्लांट बना, उससे सीड बना, फिर से लेके अगले साल लगा दो, अगले साल लगा दो। अब हर साल आप उसी सीड को यूज करके हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन रख सकते हो। तो हमें पता अगर चल जाए कि आखिर एपोमिक्सिस कराने के लिए कौन सा जीन, कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, तो हम अपने वेजिटेबल्स में, क्रॉप्स में डाल देंगे और उससे जो प्लांट बनेगा, उससे जो सीड बनेंगे वो हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन रखेंगे, तो हर साल हमें नया सीड खरीदना नहीं पड़ेगा जो कि कॉस्टली पड़ता था, तो एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। तो मैं लास्ट में जैसे मैं करता हूं, मैं आपसे 20 क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर आप कीजिएगा। चलिए, आप जो यूट्यूब पे मैं डालूंगा उसी पे आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बताइए, राइट द एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, फटाफट लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिक सीड, जो एपोमिक्सिस से बनते हैं, एपोमिक्टिक सीड का एग्जाम्पल बताइए। राइट द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीइम्ब्रियोनिक सीड, जहां पॉलीइम्ब्रियोनी बनेगा। राइट द एग्जाम्पल ऑफ ना ट्रू फ्रूट, राइट द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, याद आ रहा है आपको। चलिए, राइट द एग्जाम्पल ऑफ पेरिस्पम, ऐसा सीड बताइए जहां पेरिस्पम होंगे, याद कीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये मुझे बताइए ऐसा एक डाइकॉट का नाम बताइए जो कि इंडोस्पर्म कंटेन करेगा, ऐसा एक मोनोकॉट का नाम बताइए जो कि इंडोस्पर्म एब्सेंट होंगे। अब मुझे बताइए कि जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें कितने सेल इन्वॉल्व हुए, कितने गैमेट्स इन्वॉल्व हुए और कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए,
कितने सेल इन्वॉल्व हुए और कितने मेल गैमेट्स इन्वॉल्व हुए। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मुझे बच्चा 102 मेल गैमेट्स बनाना है तो मुझे कितनी बार मियोसिस करना पड़ेगा? मैं सॉल्व करा देता हूं। अगर 102 मेल गैमेट्स बनाना है बच्चा, तो मुझे बताइए एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, तो मुझे बताइए 102 नहीं बच्चा 104, 104 मेल गैमेट बनाना है तो कितना पॉलन ग्रेन चाहिए? एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट, तो 52 पॉलन ग्रेन चाहिए। एक पॉलन ग्रेन बनाने में एक मियोसिस से कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं बच्चा? 4। तो बच्चे ये बताइए 13 मियोसिस होगा तो 52 पॉलन ग्रेन बनेंगे। 52 पॉलन ग्रेन बनेगा तो कितनी मेल गैमेट्स बन जाएंगे बच्चा? 104। आई बात समझ में? तो इनसे 13 मियोसिस। आ गई बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे 100 सीड बनाना है तो कितने बार मियोसिस करना पड़ेगा? फार्मूला याद रखिएगा, n प्लस n बाई 4। n इज अ नंबर ऑफ सीड, n इज अ नंबर ऑफ जायगोट। तो n प्लस n बाई 4, 100 प्लस 100 बाई 4 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। डन। तो मैं कोशिश करता हूं आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर ये और इंप्रूव करना है और छोटा बनाना है, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ये कैसा लगा? तो मैं आगे का वीडियोस तैयार करूंगा। तो मैं वेट करूंगा आपका ना, कि आप इसको और इंप्रूव करने के लिए मुझे कुछ आइडियाज दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।